ये आवाज़ मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। एक्सपोर्ट इश्यू हो रहा है इसलिए छोटी वीडियो आई है। बस यार थोड़ा-सा और वेट कर लो। लास्ट एग्ज़ाम मेरा 1 तारीख को है। जैसे ही 1 तारीख का एग्ज़ाम खत्म होता है ना मेरा, उसके बाद मैं 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यार लगातार वीडियो डालूँगा। 1 आवर की तो होगी लेकिन लगातार वीडियो डालूँगा, रुकूँगा नहीं। बहुत पीछे रह गया मैं, पूरी फेट वॉर एक बार में ही खत्म कर डालूँगा। उससे भी आगे पहुँच जाऊँगा, बस थोड़ा-सा रुक जाना। एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 208 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे बाइनिमिंग और फेंगयुअन आ चुके थे। गेट हाउस के अंदर घुस के यहाँ पे एक रैंक 9 का किलर मूव ले लिया था इन लोगों ने। साथ में जो यहाँ पे क्यूआई क्लैन के जो बंदे थे, उन बंदों को भी पकड़ लिया था। बाइनिमिंग को ऑर्डर मिला था कि जाओ इनको पकड़ो, मारो, इनका ग्रोटो हेवन भी चुरा लो, सब कुछ चुरा लो, यहाँ पे जो भी है सब ले लो अपना। और फेंगयुअन भी इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। क्यूआईफा एंग्री होते हुए कहता है बाइनिमिंग ज्यादा मत करो। बाइनिमिंग अपने माइंड में कोल्ड तरीके से हंस रही थी और बाई शांग स्काई को चीरते हुए क्यूआईफा के पास से निकलता है और पीछे क्यूआई जिन का आइस में फ्रोजन कॉप्स रह जाता है, यानी मरी हुई बॉडी। डेथ के टाइम का फियर क्लियरली उसके फेस पर विजिबल था। बूम बूम आवाज आई। क्यूआई पाथ किलर में नॉन स्टॉप चल रहे थे। बाई शांग कुछ डॉज करता है, कुछ इमोर्टल फॉर्मेशन ब्लॉक कर दिया है, बाकी उसे तोड़ देते हैं। बट क्या होता है ना, नेक्स्ट सेकंड ही उसकी बॉडी तो टूट गई। बाई शांग मूव यानी बाइनिमिंग टूट गई, आइस आइस से बनी हुई थी, लेकिन वो टूट जाती है तो हमें पता है उसका कितना खतरनाक रीजनरेशन पावर है। एक नाखून बराबर भी इस आइस बच गई तो पूरी रीजनरेट हो जाती है बाइनिमिंग। यही हुआ दोबारा से। ये देखिए क्यूआई क्लैन के कोई इमॉर्टल की स्पाइस में भाई कोल्डनेस से आ गए, एकदम ठंडक आ गई, एकदम गूज बम्प आ गए उन्हें ये देख के कि भाई बाई शांग इतना खतरनाक है, मतलब बाइनिमिंग एकदम रीजनरेट हो सकती है। हैवी फाइट के बाद 5 में से 3 क्यूआई क्लैन के गू इमॉर्टल मर चुके थे। सिर्फ क्यूआई फा और क्यूआई काई बचे थे। क्यूआई फा अपने दांतों को दबाते हुए कहता है डैम बाई शांग टू पावरफुल है, ऐसे हैंडल नहीं होगा। क्यूआई काई ब्लड शॉट, एकदम आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो कहती है मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन है। इसके बिना हम कब का एस्केप कर चुके होते, हम भाग चुके होते, लेकिन ये फॉर्मेशन की वजह से हम रुके पड़े हैं। क्यूआई फा साइलेंट हो जाता है। वो समझ जाता है कि फाइट नहीं जीत पाए तो भाग सकते हैं, बट फॉर्मेशन ने उनको बंद कर रखा है तो भागे कहाँ से। क्यूआईफा आगे कहता है ठीक है। क्यूआई पिंगशू को बुलाते हैं। क्यूआई पिंगशू रैंक 6 था। क्यूआई सी ग्रोटो हेवन गार्ड कर रहा होता है। प्लान ये होता है कि वो आकर फॉर्मेशन का एक पार्ट तोड़ दे, बट ये फेंगिवन का ट्रैप होता है। फॉर्मेशन इंस्टेंटली ट्रांसमिशन ब्लॉक कर नहीं करती ताकि क्यूआई पिंगशू बाहर आए। यानी फेंगिवन ने चाल चल रखी थी ताकि ये लोग आपस में बात कर पाएँ और इनको ऐसा लग रहा है कि हम बात कर सकते हैं नॉर्मली, ये कोई फ्लॉ है। लेकिन अब इनको पता नहीं है कि एक ट्रैप है। अब ये लोग बुला लेंगे उसको भी और ये भी मर जाएगा। क्यूआई पिंगशू जो भी नाम है इसका, ये भी खत्म है फिर। क्यूआई फर्स्ट सब जानता था, पर अब चॉइस नहीं बची थी तो हेल्प मांगनी ही पड़ रही थी। उन्हें पता था डेथ तो पक्की ही है। क्यूआई पिंगशू ऑर्डर मिलते ही इमॉर्टल प्राइमेसी का एंट्रेंस ओपन करता है। बाइनिमिंग हैप्पी हो जाती है, वो कहती है फाइनली इन्होंने मूव किया है। वो तुरंत ही फॉर्मेशन यूज करके टेलीपोर्ट होकर प्राइमेसी के अंदर घुस जाती है और क्यूआई पिंगशू शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ओह नो। वो बाहर निकलने ही वाला होता है, बट बाइनिमिंग को आता देख रिट्रीट करता है। क्यूआईसी ग्रोटो हेवन बहुत ह्यूज था, वाइट क्लाउड्स थे और स्ट्रॉन्ग वाइंड से भरा हुआ था। अंदर आते ही बाइनिमिंग फील करती है कि उसकी पावर सप्रेस हो रही है। क्यूआई पास दांव का प्रेशर था, फिर भी बाइनिमिंग स्ट्रॉन्ग थी भाई, बहुत ज्यादा। मतलब बाईशांग बहुत पावरफुल मूव है ना, इसलिए। बाइनिमिंग वर्सेस क्विंग पिंगशू क्यूआई पिंगशू इंटेंस फाइट होती है और बाइनिमिंग अपर हैंड ले लेती है। क्यूआई पिंगशू रैंक 6 था, लेग एकदम क्रिपल्ड थे, बॉडी इंजर्ड हो गई थी और टेरिटोरियल एडवांटेज यूज करके क्लाउड्स में छुपकर गायब हो गया था वो। बाइनिमिंग उसकी तरफ देखती है, वो कहती है इतना बड़ा ग्रोटो हेवन, अब इसे ढूंढना तो और मुश्किल हो जाएगा। तभी वो ऊपर देखती है। उसके हेड के ऊपर थिक क्लाउड से सी बन चुका था। उसके माइंड में डेंजर अलार्म एकदम ब्लास्ट होता है कि कुछ तो डेंजर है, ऊपर से कुछ आ सकता है। बाइनिमिंग सीरियस होते हुए कहती है ये तो एक फेटल डेंजर है। वो मीटियोर की तरह नीचे डाइव करती है। जमीन पास आती जा रही होती है और डेंजर और इंटेंस होता जा रहा होता है। वो स्काई में देखती है, क्लाउड्स सी होराइजन तक फैल चुका होता है। एक सुपर पावरफुल किलर मूव चार्ज हो रहा होता है। तो पता चलता है जो क्यूआई पिंगशू था वो क्लाउड में जाकर जो छुप गया था, असल में छुपा नहीं था, वो एक खतरनाक किलर मूव प्रिपेयर कर रहा था। बाइनिमिंग को पता चल चुका था। बाइनिमिंग हवा में थी, वो ऊपर देख लेती है, लेकिन अब क्या करती है वो, जैसी देखती है डेंजर है, फेटल डेंजर होने वाला है, वो तुरंत ही एकदम नीचे डाइव कर जाती है कि नीचे चलो, जमीन पे जाओ, कैसे मतलब कैसे ना कैसे तो बचना ही है। क्लाउड सी के अंदर क्यूआई पिंगशू एक्साइटेड था। वो कहता है क्यूआई सी हेवली स्पिट, आप जाग गए, परफेक्ट टाइमिंग है। क्यूआई सी हेवली स्पिट स्नो वाइट जैसी थी, दिखता था, गोल्डन आइस एकदम शाइन कर रही थी। क्यूआई सी हेवली स्पिट कहती है लास्ट इंजरी के बाद में मैं सील था, इस बार एक एक्सट्रीमली इविल और पावरफुल एग्जिस्टेंस को सेंस किया, इसलिए मैं अचानक से जाग गया। बट ये इंट्रूडर वही वही नहीं है ना, ये कोई और है क्या? तो क्यूआई पिंगशू कहता है बिल्कुल
वो फेंगयुआन होगा। एक टेरिफाइंग डेमोनिक पाथ गुई मॉडल है। हेवनली कोड भी उसके अगेंस्ट हेल्पलेस थी। क्यूआईसी हेवनली स्पिरिट शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या इवन हेवनली कोड भी हेल्पलेस थी? तो ये पक्का वही होगा। पहले से लग रहा था ये कोई और होगा, लेकिन अब इसे लग रहा है कि नहीं, ये तो वही है, ये कोई डेमोनिक पाथ का। अब ये किसको समझ रहा है? ये फेंगयुआन को ही समझ रहा है या किसी और को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है फेंगयुआन के जरिए, क्या पता। लेकिन भाई डेमोनिक पाथ का तो है कुछ। इसको इतना तो पता चल गया कि कोई खतरनाक ईविल आ चुका है यहाँ पे। क्यूआई पिंगशु गुस्से में बाइनमी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है ये फेंगयुआन के सबऑर्डिनेट है। 3 क्यूआई क्लैन के गुई मॉडल को इसी ने मारा है, इसी ने मारा है, इसको मार दो। क्यूआईसी हेवनली स्पिरिट एकदम भाई चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है ब्लड, ब्लड का बदला तो ब्लड से ही होगा, यानी खून का बदला तो खून से ही होता है। नेक्स्ट मोमेंट क्लाउड सी से एक मैसिव वाइड क्यूआई पिलर जोर से नीचे गिरता है सीधा बाइनमी की तरफ। इस मोमेंट बाइनमिंग शॉक में होती है। चारों तरफ से एक फोर्स उसे फ्रीज कर देती है। बिल्कुल बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी, जैसे एकदम एम्बर में ट्रैप हो गई हो वो, एकदम इंसेक्ट की तरह। बाइनमिंग कहती है सो पावरफुल, फुल स्ट्रेंथ में भी एस्केप इम्पॉसिबल है, इससे बचना तो नामुमकिन जैसा लग रहा है। वो ऊपर देखती है, एक मैसिव व्हाइट क्यूआई पिलर माउंटेन की तरह नीचे गिर रहा होता है। ये क्लियर रैंक 8 अटैक होता है। बाई शियांग के साथ एक तरीके से डेथ भी हो सकता है कि कंफर्म हो जाए, यानी हो सकता है कि बाई शियांग बचे ही ना। बाई शियांग मौके की वजह से बाइंडिंग बच जाती है ना, अगर नाखून बराबर भी बच गई तो वापस से रीजनरेट हो जाती है। लेकिन अगर ये रैंक एक अटैक लगा तो हो सकता है कि खत्म खत्म हो जाए। तब अचानक जेड लाइट फ्लैश होती है। ग्रीन जेड फायरफ्लाइज हर जगह फैल जाते हैं। उस लाइट के बीच से फेंगयुआन सीधा अपीयर होता है। लो बाबू को बचा लिया इसने। क्यूआईसी हवेली इस पर शॉक्ड हो जाती है। वो कहते हैं इट्स हिम, ये वही है, इसी को मैंने सेंस करा, इसकी वजह से मैं उठी हूँ। क्यूआई पेंगशु एकदम नर्वस हो जाता है, कहता है हाँ हाँ ये वही फेंगयुआन है। व्हाइट क्यूआई पिलर के सामने फेंगयुआन काम रहता है, सिर्फ एक फिंगर जैसा अपना पॉइंट करता है उसकी तरफ और रेस करता है फिंगर उठा के। शूश आवाज आती है। एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड विल ऊपर उड़ती है और व्हाइट क्यूआई पिलर को बीच से काट देती है। क्यूआई पिलर डेसिपेट हो जाता है। क्यूआई पिंगशु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बाइंडमिंग रिलीफ की सांस लेती है कि चलो मैं तो बच गई, फेंगयुआन ने बचा लिया। वो उड़कर फेंगयुआन के साइड में आ जाती है। बाइंडमिंग हेजिटेट करते हुए कहती है ये मूव कहीं अनलिमिटेड क्यूआईसी तो नहीं है? फेंगयुआन सीरियस होते हुए कहता है हाँ, क्यूआई शियांग का सिग्नेचर किलर मूव अनलिमिटेड क्यूआईसी यही है। ये रैंक 8 क्लियर मूव होता है। काउंटलेस क्यूआई एब्जॉर्ब करके ग्रो करता है। क्यूआई शांग मर चुका था, इसलिए पावर धीरे धीरे कम हो गई है। अब फेंगयुआन के अटैक से क्यूआईसी हेवनली स्पिरिट से मतलब हेवनली स्पिरिट ने इसे फोर्सफुली एक्टिवेट किया था। फेंगयुआन कोल्ड स्मेल के साथ कहता है क्यूआई शांग कब का मर चुका है। हेवनली स्पिरिट कितनी पावरफुल तरीके से इस अटैक को कर लेगा, यानी ज्यादा पावरफुल नहीं कर पाएगा, जितना वो कर सकता है वो अपना दम लगा रहा है। फेंगयुआन स्काई की तरफ सीधा क्लाउड में एकदम घुस जाता है। बाइनमिंग अपने दांतों को दबाकर उसको देखती है पर रुक जाती है। लेवल की मतलब ये जो लेवल की फाइट है ना, बाइंडिंग के लेवल में नहीं आ रही है, ये फेंगयुआन और वो जो हेवनली स्पिरिट है उसके बीच ही होगी, क्योंकि रैंक 8 पावर वर्सेस रैंक 8 पावर ही होगी। तभी रंबल आवाज आती है। क्लाउड सीमेंट सुनामी जैसे क्योस मच जाता है। एक्सप्लोजन नॉनस्टॉप चल रहे थे, बूम भाड़ भेड़ भाड़ एकदम खतरनाक होती नहीं, जैसे गोकू और वो फाइट करते हैं ड्रैगन बॉल जेड में, कितनी खतरनाक फाइट होती है वैसे टाइप की फाइट चल रही थी एकदम स्काई में। लाइफ क्यूआई, डेथ क्यूआई, स्वॉर्ड क्यूआई, ब्लेड क्यूआई, हर टाइप का क्यूआई शेप लेकर फेंगयुआन की तरफ एकदम लड़े जा रहा था, टूटे जा रहा था। लेकिन फेंगयुआन के ऊपर भाई क्यूआई का अटैक पे अटैक हो रहा था। स्टार्ट में फेंगयुआन पर प्रेशर होता है, मूव भी करना मुश्किल था, पर सवीने रिमोटर प्राइमेसी में टाइम पाथ क्लोन विजडम गू के साथ अनलिमिटेड क्यूआईसी को डिकोड कर लेता है और उसको जरिया मिल जाता है इससे बचने का। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन हंसता है और काउंटर अटैक स्टार्ट करने लग जाता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ बच रहा था, अब तो सीधा अटैक भी कर पा रहा था सब विज़डम की वजह से। कि अब वो पता है देखो, फेंगयुआन बाहर लड़ रहा है और उसका जो क्लोन है अंदर वो सब विज़डम लाइट के अंदर सब रिड्यूस कर रहा है। क्लोन जो भी रिड्यूस करेगा इंस्टेंट फेंगयुआन के माइंड में आएगा, क्योंकि फेंगयुआन की विल क्लोन के अंदर है और ओरिजिनल फेंगयुआन बाहर लड़ रहा है इसलिए। जहाँ-जहाँ जाता सब कुछ क्रश हो जाता। वो सीधा क्यूआईसी हेवनली स्पिरिट तक पहुँच जाता है। क्यूआईसी हेवनली स्पिरिट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। ब्लड लाइट सप्रेशन भी काम नहीं करते इसके ऊपर। फेंगयुआन सीधा किल एक तरीके से कर देता है कि मार दो इसको, खत्म करो। अटैक करता है और मार देता है। हेवनली स्पिरिट मरते ही अनलिमिटेड क्यूआईसी रुक जाता है। यहाँ पे क्यूआई पिंगशु एकदम काँपते हुए कहता है आई सरेंडर, मुझे छोड़ दो। तुमने हेवनली स्पिरिट को तो मार दिया, मुझे छोड़ दो प्लीज़। उसे तो भाई डिसबिलीफ में था कि इसने मारा कैसे। एक अटैक में फेंगयुआन ने वन शॉट मार दिया सीधा हेवनली स्पिरिट को। यहाँ पे फेंगयुआन कोल्ड तरीके से हंसते हुए कहता है जिंदा रहना है तो क्यूआई फा और क्यूआई काई को भी सरेंडर करवाओ, वरना तो सब मरोगे तीनों के तीनों। क्यूआई पिंगशु तुरंत ही फॉर्मेशन में भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पे जाके समझाए। क्यूआई फा और क्यूआई काई को पता चलता है कि क्यूआई सी ग्रो टू हेवन फॉल हो चुका है, यानी खत्म ही हो गया, क्योंकि भाई हेवनली स्पिरिट को फेंगयुआन ने वन शॉट मार दिया। होप टूट जाती है। थोड़ा हेजिटेशन के बाद दोनों सरेंडर कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? 5 शियांग का बेट रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म फेंगयुआन का हो गया और 5 शियांग का पब्लिक ग्रो टू हेवन और क्यूआईसी ग्रो टू हेवन सब फेंगयुआन के हाथ में आ जाता है।
अब आगे देखते हैं क्यूआईसी ग्रो टू हेवन के अंदर फेंगयुआन चिल्लाते हुए कहता है कम। वो राइट आर्म को आगे बढ़ाता है, फिंगर से अनलिमिटेड क्यूआईसी को ग्रैब करता है। तुरंत ही येलो ऑरेंज क्यूआई बाहर निकलती है। ये क्यूआई शाइनी लाइवली होती है, पीछे लॉन्ग ट्रेल और टिप पर क्लाउड्स टाइप के बने होते हैं। ये लक क्यूआई होती है, एक रेयर इमॉर्टल मटेरियल। अनलिमिटेड क्यूआईसी में हर टाइप की क्यूआई होती है, पर लक क्यूआई बहुत रेयर होती है। 5 रीजन्स प्लस 2 हेवंस में भी इतनी क्वांटिटी मुश्किल से ही मिलती है। पेंगुइन अब अनलिमिटेड क्यूआईसी किलर मूव को डिसमेंटल कर रहा था, यानी अलग-अलग टुकड़ों में बाँट रहा था। ये क्यूआई शांग का बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड था। इस मूव में अलग-अलग क्यूआई टाइप इमॉर्टल मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। जितनी ज़्यादा क्यूआई उतना ज़्यादा पावर। टाइम के साथ ये क्यूआई नेचुरली डिसिपेट होती भी रहती है। इसलिए पहले फेंगयुआन ने इसे पीक स्टेट में फेस नहीं किया था। अब फिफ्थ डे होता है। क्यूआईसी ग्रो टू हेवन लेने के बाद फेंगयुआन यहीं रेस्ट करता है। 2 दिन पहले सारे गेम्स अरेंज किए थे और क्यूआई पेंगशु, क्यूआई फा और क्यूआई काई के साथ एनस्लेमेंट एग्रीमेंट बनाया था, यानी स्लेव बना लिया उनको। ट्रांसफर एबल रिसोर्स सवेनर रिमोटर प्राइमेसी में भेज दिए जो ट्रांसफर किए जा सकते थे और बाकी सबको उनका ध्यान रखना था। फोकस अभी सबसे ज़्यादा किस पे था? अनलिमिटेड क्यूआईसी पर। ये क्यूआई पाथ किलर मूव फेंगयुआन के काम का नहीं था, पर डिसमेंटल करके बहुत ही वैल्यूएबल क्यूआई मिल सकती थी। यानी अलग-अलग करके, यानी होता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो अलग-अलग टुकड़ों में, पहले तो टुकड़ों को जोड़कर कुछ बना दिया, लेकिन अब डिसमेंटल करेंगे मीन्स उसको तोड़कर अलग से निकाल लेना मटेरियल को, रिसाइकिल टाइप जो होता है ना वैसे ही। आगे फेंगयुआ ने सोचते हुए कहा, इस स्पीड में 3 दिन और लगेंगे और सारी क्यूआई निकालने में। उसके बाद इमॉर्टल को रिफाइन करूँगा। मॉर्टल गू उससे मैटर नहीं करते थे, पर जो फोकस होता था वो इमॉर्टल गू पर ज़्यादा होता था। टोटल 6 इमॉर्टल गू थे, जैसे एक रैंक 6 बिग क्यूआई कोर और बाकी के रैंक 7 और रैंक 6 थे। सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे रैंक 7 बिग फैमिली क्यूआई। ये गू हर टाइप की क्यूआई स्टोर कर सकता था, इवन ट्रिबुलेशन की क्यूआई तक को स्टोर कर सकता था। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है, इस गू से ट्रिबुलेशन हैंडल करना परफेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रिबुलेशन हो तो क्यूआई एब्जॉर्ब हो जाएगी, वीक हो तो क्यूआई रिलीज कर देंगे ज्यादा दावमाक के लिए। इससे हेवन एंड अर्थ क्यूआई भी स्टोर कर सकता था और सवीनर इन्वर्टर प्राइमेसी को स्टेबल रख सकता था बिना कहीं पे प्लेस करे। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी उसको कोई भी दिक्कत होती है, नहीं देखो प्राइमेसी जो होता है उसका इमॉर्टल प्राइमेसी, उसके अंदर क्या है, इतने सारे शेड्यूल डोमेन है, तो जो शेड्यूल डोमेन है वो हेवन एंड अर्थ क्यूआई को खाते रहते हैं। तो जब भी हेवन एंड अर्थ क्यूआई फ्यूल की तरह खत्म होती रहती है उसके इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, तो भाई को अपना प्राइमेसी अपने अंदर से निकाल के बाहर प्लेस करना पड़ता है, फिर वहां से वो एब्जॉर्ब करता है, फ्यूल रिफिल करवाता है, फिर वापस रख लेता है। लेकिन अब क्या होगा, उसके पास एक ऐसा स्टोरेज बैग आ चुका है, ये रैंक 7 का क्यूआई स्टोर टाइप का कुछ है। इसमें क्या होगा, वो क्यूआई को एब्जॉर्ब करके रख लेगा अपने पास, और जब भी उसे कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको अपना प्राइवेसी उठा के बाहर नहीं रखना पड़ेगा। पहले वो जो रखा हुआ फ्यूल है उसको वापस से रिफिल कर देगा, अपने प्राइवेसी के अंदर डाल देगा हेवन एंड क्यूआई को जो स्टोर करी हुई होगी। इससे काम आसान हो जाएगा। इमरजेंसी के वक़्त खासकर काम आएगा, क्योंकि कभी-कभी उसे बहुत मजबूरन प्लेस करना पड़ता है ना अपना प्राइवेसी, इमोर्टल प्राइवेसी को बाहर। हेवेनली कोड अगर दिक्कत दे दिया, कोई भी दिक्कत दे दिया अटैक में, तो अब उसे वो नहीं करना पड़ेगा। इस केस में रैंक 7 बिग फैमिली क्यूआई और रैंक 8 बिग क्यूआई से ज़्यादा यूज़फुल होता है। यानी रैंक 7 वाला जो बिग फैमिली क्यूआई है वो ज़्यादा यूज़फुल था। इवन उसके पास रैंक 8 वाला भी है एक बिग क्यूआई उगू, लेकिन वो इतना मतलब बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया तो वो रैंक 7 वाला है। रिफाइनमेंट में टाइम और एनर्जी लगती है, पर फेंगयुआन के रिफाइनमेंट प्लस ठफ्त पाथ की जो मिस्ट्री थी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। कुछ ही दिन बाद सारी क्यूआई एब्जॉर्ब हो जाती है, जो स्टोर नहीं हो सकती थी ट्रेजर वाला हेवन में सेल हो जाती है। क्यूआई सी और 5 चांग रूटा हेवन का एक्स्ट्रा रिसोर्स भी ट्रेड हो जाते हैं। फेंगयुआन मोस्टली गुड्स फॉर गुड्स ट्रेड करता है, इमॉर्टल एसेंस स्टोन कम यूज करता है। रीजन क्या था, अब वो एक रैंक 8 था। एक व्हाइट लिचिट इमॉर्टल एसेंस 100 रेड डेट एसेंस प्लस 10,000 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस लगते थे, तब जाके बनता है। यानी बताना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस होंगे, तब जाके तुम्हारा एक रेड डेट इमॉर्टल एसेंस बनेगा, और जब तुम्हारे पास 100 रेड डेट इमॉर्टल एसेंस होंगे तब तुम्हारा एक व्हाइट लिचिट इमॉर्टल एसेंस बनेगा, जो कि रैंक 8 लेवल का होता है। और सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो मतलब ये हुआ कि 10,000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले सिर्फ एक व्हाइट लिटिच इमॉर्टल एसेंस मिलेगा, एक बीड बस। तो बेकार ही था ना इमॉर्टल एसेंस मांगना, इससे बढ़िया वो गुड्स के वर्सेस गुड दे दे, मतलब गुड पे गुड ही कर ले ट्रांसफर। सामान वो होता नहीं था अपने पुराने ज़माने में बार्टर ट्रांज़ैक्शन जो भी उसे कहते थे, जिसमें तुम अपना सामान देके सामने वाले से उस दूसरा सामान ले सकते थे। वो बार्टर वाला जो होता था, अब तो नहीं है। आगे देखते हैं। इसलिए नॉर्मली रैंक 8 गो इमॉर्टल खुद ही व्हाइट लिटिच इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस करके स्टोर करते हैं। फेंगयुआन के सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी में टाइम पाथ रिसोर्स बहुत थे। वो व्हाइट लिटिच इमॉर्टल एसेंस फास्ट बना सकता था। बाहर से एसेंस स्टोन लेने की कोई नीड ही नहीं थी। कॉस्ट भी ज़्यादा ही मिलती, इसलिए मतलब क्या ही ज़रूरत थी बाहर से लेने का। एफिशिएंसी कम होती, कॉस्ट ज़्यादा, तो क्या ही ज़रूरत है। इसलिए फेंगयुआन अपने कल्टीवेशन रिसोर्स को इमॉर्टल मटेरियल में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अब वो मास गो रिफाइनमेंट करने वाला था।
इसी बीच यिंग विशी सीक्रेटली फेंगयुआन से मिलने आता है। अब वो फीमेल बॉडी में नहीं था, उसने साउथर्न मोटो के यांग क्लैन के वो इमॉर्टल का बॉडी यूज किया था। बैटल के टाइम फेंगयुआन उसके लिए प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी भी बनाता था। यिंग विशी केयरफुली कहता है, सेक्ट लीडर आपने क्यूआई क्लैन के 3 गो इमॉर्टल को रिफाइन करके उन्हें रेंट पे दे दिया। गुड एक तरीके से कंट्रोल मेथड था, यानी फेंगयुआन ने क्या करा, उनका ही गू ले लिया और उनका गू अपने पास जबरदस्ती लेके उसे रिफाइन करके अपना बना लिया, और फिर वही गू अपना बनाने के बाद इन लोगों को जिनका गू पहले हुआ करता था उनको रेंट पे दे दिया। मतलब खतरनाक ही चीज कर दी। पर बाइनिमिंग पर ये क्यों यूज नहीं करते, मतलब वो कहना चाह रहा था यंग विषय की बाइनिमिंग तो अपने मतलब हत्ते में भी नहीं रहती, उसका तो क्या ही बोले, उसके ऊपर ये सब चीजें यूज क्यों नहीं करते। वो अभी यूजफुल है पर टेम्परेरी है। फ्यूचर में आपका आइस स्नो पाथ स्ट्रांग होगा, उसके पास बाईशियांग किलर मूव भी है, बहुत डेंजरस है। अलायंस एग्रीमेंट वो इजीली तोड़ सकती है। मुझे लगता है आप उसके साथ थोड़े ज्यादा ही एक तरीके से लेनिटेंट हो। फेंगयुआन स्माइल करता है और हेड शेक करता है। फेंगयुआन कहता है, तुम उसे समझते नहीं हो, वह डेथ से नहीं डरती। फोर्स किया तो वो सरेंडर से पहले ही मर जाएगी। उसके इमॉर्टल गू रख भी लूं तो क्या फायदा। रिवर्स फ्लो रिवर बैटल में देखा ही था। मुझे मैन पावर चाहिए हेवेली कोड को रोकने के लिए, और तुम खुद ही जानते हो तुम लोग अभी उस लेवल के नहीं हो जिस लेवल की वो है। बाइनिमिंग विद बाईशियांग बहुत ही वैल्यूबल है। वो हेवेली कोड की साइड नहीं जा सकती, और उसे मुझसे यिन यांग रोटेशन इमॉर्टल को रिफाइन करवाना है ताकि मेल बॉडी वापस मिले। ये अभी तक यही सोच रहा है क्या मेल बॉडी? मेरे को तो लग रहा है वो तो भूल भी चुकी है। मुझे नहीं लगता उसे जरूरत भी है मेल बॉडी की। फेंगयुआन रिफाइनमेंट पाथ में क्वासी सुप्रीम है, और बाइनी में खुद इमॉर्टल को रिफाइन करने का कॉन्फिडेंस रखती ही नहीं। यिंग विशी हेड डाउन करते हुए कहता है, हम लोग बहुत वीक हैं। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, मैं समझता हूँ। मैं तुम लोगों की बैटल स्ट्रेंथ राइज करवाऊंगा, यानी बढ़वाऊंगा। पहले फेंगयुआन रैंक 7 था, फोकस सिर्फ खुद पर था। अब वो रैंक 8 है। सबऑर्डिनेट्स को स्ट्रांग बनाना बोनस जैसा होगा उसके लिए। अब ऑर्डिनरी लोग फेंगयुआन से पंगा लेने से भी डरते हैं। रिडक्शन ब्लॉक करने के मेथड के साथ जब तक वो रिवर ऑफ टाइम नहीं जाता वो सेफ है। इस सिचुएशन में वो कामली अपने लोगों को स्ट्रांग कर सकता था। उसे स्ट्रांग फीलिंग थी कि फ्यूचर में ये लोग काम आएंगे। कल्टीवेशन राइज करना इजी था। टाइम पास से इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम फास्ट कर दो। क्लैमिटी से ट्रिबुलेशन में फेंगयुआन हेल्प कर देगा तो दावमार्क भी मिल जाएंगे, लेवल अप भी हो जाएगा। यंग विशी प्रॉमिस सुनकर हैप्पी होकर चला जाता है। बाद में फेंगयुआन हाई लाओलान को बुलाता है। फेंगयुआन कहता है, मैं तुम्हें एक इंसान दिखाता हूँ। वो कैप्टिविस हाई चैंग को बाहर निकालता है। हाई लाओलान के तो भाई क्या बोले, आइस थी तो वाइडली ओपन हो जाते हैं। गुस्सा तो एकदम निकल आता है कि अब तो इसे मार ही दूं। उसका मन करता है कि अभी अभी बस इसको छेड़ डालूं हाई चैंग को। फादर होने के बावजूद उनके बीच डीप हेटेड थी। हाई लाओलान कंट्रोल रखती है और फेंगयुआन हाई चैंग को वापस अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में डाल देता है। हाई लाओलान अपने दांतों को दबाती है तो कहती है फिर, ओह, हाई चैंग हमेशा से तुम्हारे पास था फेंगयुआन। क्या तुम उसे रिक्रूट करना चाहते हो हाई चैंग को? फेंगयुआन हंसते हुए कहता, रिलैक्स रिलैक्स, उसे ज्यादा मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ। वो तो कोई भी ज्यादा वैल्यूबल चीज नहीं है, तुम ज्यादा वैल्यूबल चीज हो। मेहनत करो, कंट्रीब्यूशन कमाओ, एक दिन तुम खुद बदला ले सकोगी। हाई लॉलन समझ जाती है और कहती है, ठीक है मैं समझ गई। वो फेंगयुआन को देखती है। वो उसे बहुत आगे निकल चुका था। ये गैप उसके अंदर से अब एक तरीके से होता था ना। पहले हाई लेवल सोचते कि मैं फेंगयुआन के बराबर आऊंगी, फेंगयुआन से पहुंचूंगी, लेवल अप करूंगी, एकदम उसके बराबर तक पहुंचूंगी। लेकिन अब जब वो देखती है ना फेंगयुआन को, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। हेल्पलेस फील करती है वो। सवेनियर रिमोटर प्राइमेसी के अंदर अब सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखाते हैं, वो रिफाइनमेंट मोस्ट क्रिटिकल स्टेज पे होती है। एक ह्यूज सिकाडा हवा में फ्लोट कर रहा होता है, ग्राउंड पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर बस। और सरफेस उसकी रफ होती है, हेरी और मेटेलिक होती है, और क्लियरली हाफ फिनिश स्टेट में था। फेंगन एकदम लंबी सांस लेता है और प्रिपेयर करता है अपना किलर मूव। तुरंत ही स्ट्रॉन्ग वाइंड्स निकलती है, डार्क क्लाउड आ जाते हैं उसके आसपास, सराउंडिंग्स एकदम डिम हो जाती है। घोस्टली हाउल एकदम गूंजने लगती है, एकदम चिल्लाने की आवाजें आसपास। जमीन से डार्क घोस्ट हैंड निकलते हैं, थिक और डेंजरस थे। वो सिकाडा को ग्रैब करते हैं और अंदर से इम्प्योरिटीज निकाल कर वापस चले जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट हैंड ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। सिकाडा धीरे धीरे छोटा और स्मूदर होता जाता है। मेटेलिक शाइन शार्प हो जाती है। फेंगयुआन के फोकस के साथ ऑब्जर्व करता है और सेटिस्फाइड भी रहता है कि चलो काम तो बढ़िया चल रहा है। आगे फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, पहले स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रिफाइन करते टाइम यही एक फ्लॉ आता था, ये दिक्कत आती थी पहले। अब इम्प्योरिटीज निकल रही हैं पर थोड़ा सा घोस्ट क्यूआई रह सकता है इसके अंदर। घोस्ट विंड्स रुक जाती हैं, घोस्ट हैंड गायब हो जाते हैं, डार्क क्लाउड और डेंस होते जाते हैं। सिकाडा अब हाफ साइज की हो चुकी थी, यानी पहले जब अगर मान लो पहले अगर वो तुम्हारे हाथ के जितना था, तो वो हाथ से थोड़ा आधा हो चुका है। और उसके ऊपर ना कोल्ड मेटेलिक ग्लो के साथ
चमक आ जाती है। फेंगयुआन कामली रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल फिनिक्स सॉन्ग फ्लेम निकालता है। येलो आउटर लेयर, रेड इनर लेयर, फिनिक्स शेप और मेलोडी के साथ था। फेंगयुआन कहता है गो, और जैसे वो भेजता है वो फ्लेम सिकाडा पर चली जाती है, वूश आवाज आती है, फ्लेम पूरी सिकाडा को कवर कर लेती है। स्काई में फिनिक्स क्राइस गूंजती हैं, फ्लेम ब्राइट होती जाती है, सिकाडा से घोस्ट की ओर निकलती है और तुरंत ही बर्न हो जाती है। फेंगयुआन पेशेंटली वेट करता है। सरफेस मेल्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। ड्रैगन रोर के साथ ड्रैगन शेप्ड ब्लिजर्ड नीचे गिरती है। फ्लेम्स रेसिस्ट करती है ब्लिजर्ड को, पर ब्लिजर्ड ओवरपावर कर जाती है फ्लेम पर। कुछ हार्स के बाद फ्लेम सारी की सारी गायब हो जाती है और वहां पे ब्लिजर्ड आइस बनकर सिकाडा को सील कर देती है, जैसे एम्बर में चिपक गया एकदम, होता है ना बर्फ के टुकड़े के अंदर सिकाडा हो, वैसे ही। अब सिकाडा सिर्फ पाम साइज की, मतलब पाम साइज में जो उंगलियों के बीच में जो पाम होता है ना, जैसे उंगलियों से नीचे जो पाम है, हथेलियां जिसे कहते हैं, उतना ही रह गया था। वहां पे ना क्रैक क्रैक आवाज आती है, शेल टूटता है और रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बाहर निकलता है। फेंगयुआन हैप्पी था, वो कहता है फाइनली सो मैनी फेलियर्स के बाद रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रिफाइन हो गया। अब आगे देखते हैं। घोस्ट हैंड प्यूरिफिकेशन प्लस ग्रेट ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड प्लस सोल बीस्ट टोकन। घोस्ट की रिमूव करने के लिए फिनिक्स सॉन्ग का लेना पड़ा और फाइनल सीलिंग के लिए मॉडिफाइड ड्रैगन ब्लिजर्ड मूव यूज लगा, तब जाके ये तीनों चीजों को मिक्स करके रैंक 7 का स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा बन पाया है। ऑफ कोर्स रैंक 6 का पहले यूज करा, तब जाके रैंक 7 का बना है। यानी रैंक 6 का स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा होना चाहिए तुम्हारे पास, तब ये तीनों चीजों को ऐड करके तुम रैंक 7 बना सकते हो। रिफाइनमेंट पाथ में इमॉर्टल मटेरियल हैंडल करने के लिए 4 सबसे पावरफुल किलर मूव होते हैं। उनमें से एक था स्लम्बरिंग लाइटनिंग पाइथन, जो यहाँ पे यूज भी हुआ है। फेंगयुआ ने इसे मॉडिफाई करके इसका नाम रख दिया था ड्रैगन ब्लिजर्ड बना दिया, और ये उसके लिए बेटर था। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रिफाइनमेंट के लिए परफेक्ट फिट था, इसी वजह से उसकी मेहनत सक्सेसफुल हुई थी। वो एक रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिगाडा हासिल कर पाया था। फेंगयुआ आगे सोचते हुए कहता है रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिगाडा प्लस मेरी टाइम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट, अब मैं इसे स्कोर बनाकर एक इमॉर्टल क्लर मूव रिड्यूस कर सकता हूँ। हेवेली कोड का ट्रैप दोबारा काम नहीं करेगा। पिछली बार रिवर ऑफ टाइम में हेवेली कोड ने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को डिसीव करके एम्बुश किया था, तब वो एक मतलब तब तो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रैंक 6 था ना, इसलिए शायद हो गया था। अब तो रैंक 7 है। अगर एक प्रॉपर किलर मूव हो तो इवन रैंक के एक तरीके से डिसेप्शन भी इजीली फेल हो जाएगा स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के ऊपर, और फेंगयुआन को एक तरीके से डिसीव नहीं कर पाएंगे, पागल नहीं बना पाएंगे, मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। पहले फेंगयुआन के लिए दिक्कत हो गई थी क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रास्ता वहां बता रहा था जहाँ पे ट्रैप था। ऑफ कोर्स उन लोगों ने ल्योर करा था स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के सेंसेस को, ताकि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा वहां की डायरेक्शन बताए, और फेंगयुआन फंस गया। अब रैंक 7 है, ये सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी। फेंगयुआन ने आगे कहा बेस्ट केस ये है कि रैंक 7 स्प्रिंग ऑटम सिगाडा प्लस रैंक 8 स्प्रिंगू एक रैंक 8 इमॉर्टल के रिमूव बन जाएगा, और रिवर ऑफ टाइम में एंट्री सेफ होगी और सर्च रेंज भी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट सोल्यूशन ये होता कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को रैंक 8 बना दे, बट ये तो इम्पॉसिबल था ना कि एक रैंक ही स्किप कर दो। रीजन क्या है? फेंगयुआन अभी रैंक 8 इमॉर्टल को रिफाइन नहीं कर सकता। रिफाइनमेंट स्किल हाई है पर फाउंडेशन अभी भी तो अनस्टेबल है ना। रिसोर्स और फाइनेंशियल इशू तो रहता ही है। मतलब देखो, भले चीज़ें हैं उसके पास, अच्छा खासा पैसा, सब चीज़ें हैं, लेकिन भाई ड कितनी फेलियर होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, तो वो सब अफ़ोर्ड कर पाना भी मुश्किल चीज़ होती है। अगर तुम्हें एक रैंक 8 की चीज़ को रिफ़ाइन करना है, तो उसके 10 बार रिफ़ाइन करने के लिए तब तक के उसके मटेरियल इकट्ठा कर लो। यानी वो चीज़ 10 बार रिफ़ाइन हो जाए, उतने मटेरियल इकट्ठा कर लो, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, 100 बार भी फेल हो सकते हो तुम। ओल्ड एंसेस्टर शिहू ने भी पूरा स्नोई माउंटेन खाली करके सिर्फ़ एक रैंक 8 को रिफ़ाइन करने के लिए ट्राई करा था। हाँ, फेंगयुआन की फाउंडेशन अब बहुत डीप हो चुकी है। साउथर्न बॉर्डर एक्सपर्ट से लूट कर ली उसने, 5 यांग इनहेरिटेंस में मिल गई, वेल्थ जो सुपर फोर्स के बराबर है उसके पास, लेकिन फिर भी यार मुश्किल होती है। उसके पास डज़न्स ऑफ इमॉर्टल होते हैं, रिसोर्स भी हर पाथ के थे, सिर्फ एक पर डिपेंडेंट नहीं था वो। बस एक प्रॉब्लम थी यार, वीक सबऑर्डिनेट है उसके, यानी जिसके साथी लोग हैं सबऑर्डिनेट वीक हैं। आगे फेंगयुआन ने कहा जब हाई लेवलन और बाकी लोग रैंक 7 हो जाएंगे क्यूआई क्लैन के 3 एंस्लेव्ड गो मास्टर के साथ, तब मैं एक रियल सुपर फोर्स बन जाऊंगा। वो क्लैन या फैंग क्लैन जैसे नहीं, पर ऑर्डिनरी सुपर फोर्सेस से तो काफ़ी ऊपर ही हो जाएगा। चूडू के चू ट्राइब से तो एक तरीके से उनसे तो ऊपर ही रहेगा, उनसे तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। फेंगयुआन आगे डिसीजन लेते हुए कहता है रैंक 6 और रैंक 7 रिसोर्सिंग विशी और बाकी लोगों को दूंगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी है इमॉर्टल गो रिफाइनमेंट। उसके काफ़ी इमॉर्टल गो
अभी भी रैंक 6 थे। सेल्फ स्ट्रेंथ, पुलिंग माउंटेन, पुलिंग वाटर, स्ट्रेंथ क्यूआई, अनरावल मिस्ट्री और डॉग शिट लक, क्यूआई लक, लक इंस्पेक्शन, कनेक्ट लक और टाइम लक। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? लैंडस्केप एज बिफोर, मैन एज बिफोर और डेगू। अगर ये 3 टाइम पाथ गो रैंक अप हो जाए तो फेंगयुआन की टाइम पाथ बैटल पावर एक्सप्लोड हो जाएगी। करंट फोकस अभी वो रखता है अपने रिफाइनमेंट पाथ में, मतलब रिफाइनमेंट पाथ कह रहा हूँ, रिफाइनमेंट में। देखो उसने क्या बोला, उसका जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है क्या है? इमॉर्टल को रिफाइनमेंट करना, यानी इमॉर्टल को का लेवल अप करना, अपग्रेड करना। तो अब वो कौन से पाथ को चुन रहा है? टाइम पाथ को चुन रहा है। और टाइम पाथ में 3 गो मैंने जैसे बता दिए, लैंडस्केप एज बिफोर, मैन एज बिफोर और डेगू। इन तीनों को उसे लेवल अप करना था। स्वॉर्ड पाथ, सोल पाथ, विजडम पाथ स्ट्रॉन्ग थे, पर रिवर ऑफ टाइम के लिए टाइम पाथ ही कोर था। इसलिए फेंगयुआन एक रिग्रेट के साथ कहता है, लांग एसेक्ट लॉन्गेविटी हेवन चली गई। हेरी मैन को इमॉर्टल होते तो रिफाइनमेंट बहुत ईजी होता। पहले वो लांग एसेक्ट पर बहुत डिपेंडेंट करता था, मतलब बहुत डिपेंड रहता था। अब सब कुछ तो मतलब खुद करना पड़ रहा है, टाइम और एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम यही है कि सक्सेस रेट, कैसे सक्सेस होंगे, क्या होगा, वो तो कुछ पता ही नहीं है ना। इमॉर्टल को रैंक अप का सक्सेस रेट बहुत लो होता है। रैंक जितना हाई होगा फेलियर उतना ज़्यादा होगा। रैंक 7 रिफाइन फेल हुआ तो रैंक 6 गो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर उस टाइम किसी और ने वो गो रिफाइन कर लिया तो लो भाई, परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी चीज़ें। वही ना, एक टाइम पे एक ही गो एग्जिस्ट कर सकता है, इमॉर्टल वाला। इसलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, डार्क ग्लूमी स्काई, नो वाइंड। गु यू फेंगजंग माउंटेन पीक पर खड़ा था, स्काई देख रहा होता है। अपकमिंग इमॉर्टल एक्सेशन ट्रिबुलेशन सोचकर थोड़ा सा नर्वस था। ओहो भाई, अपने रैंक 6 बनने जा रहे हैं। रैंक 6 ही तो बनेगा। हाँ, रैंक 6 ही बनेगा ये। फेंगजेंग अपने माइंड में कहता है, मैं नर्वस क्यों हूँ? इमॉर्टल क्रेन सेट को नर्वस होना चाहिए, या फिर उनके पीछे हेवली कोड को? मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ? सरफेस पे सिर्फ रैंक 6 गो इमॉर्टल गार्ड कर रहा था, पर सीक्रेटली बहुत लोग इसको देख रहे होंगे। इतनी प्रोटेक्शन में डर किस बात का? फेंगजेंग को समझ आ चुका था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट उसे सपोर्ट क्यों कर रहा है। वो उनके लिए वैल्यूबल प्यादा था। पास्ट में क्विंगमाओ माउंटेन पर जब फेंगयुआन ने बताया था कि अंकल आंट उसे इनहेरिटेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तब फेंगजेंग गुस्से में एकदम भर गया था सुन के। पर अब उसे इस चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता। अब उसे समझ आ चुका है कि वो कैसे प्यादा है, मतलब लोग उसका यूज करते हैं। लांग या ब्लेस लैंड की वॉर्स ने, स्कीम ने, ब्लडशेड ने, बिट्रेल ने, कभी एक तरीके से वो इन सब में गुजर चुका है। दूसरों के द्वारा यूज हुआ है ना। उसने सीख लिया कि प्यादा बनना बुरा तो नहीं होता, कम से कम वैल्यू तो होती ही है। वैल्यू ना हो तो लोग टूल की तरह फेंक देते हैं। हेरी मैन के बीच रहने वाला ह्यूमन होने की वजह से वो एक तरीके से अबैंडनमेंट और आइसोलेशन भी देख चुका था, यानी अकेलापन, क्योंकि वहाँ पे एक लौता ह्यूमन वो वही था। इसलिए तब फैन शी लियू की आवाज़ आती है। फैन शी लियू यहाँ पे कहता है, स्टार्ट कर सकते हैं। फैन शी लियू रैंक 6 गो इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने ट्रिबुलेशन हेल्प के लिए भेजा था। फैंगजंग हाँ में हाँ मिलाता है और अपना प्राइमेसी ऑब्जर्व करता है। प्राइमेसी में ए ग्रेड टैलेंट वाली प्राइमल एसेंस भरा होता है, पर वॉल्स क्रैक से भरी होती हैं। सीरियस डैमेज था, पर फेंगजेंग शांत रहता है। लांग या ब्लेसलैंड में एक फॉरबिडन टेक्निक यूज की थी, प्राइमेसी टूट गया था। ए ग्रेड से बी ग्रेड पर गिर चुका था उसका। बाद में फेंग जीजे ने बचाया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट लाने के बाद हीलिंग हुई और वापस से ए ग्रेड वापस मिल गया उसको। लेकिन क्रैक्स इंटेंशनली रहने दिए गए थे। रीजन क्या था? इमॉर्टल एक्सेशन ईजी हो। फेंगजेंग क्रैक्स को देखता है, ये उसके लिए वीकनेस नहीं, अब एक तरीके से एक वॉर की ट्रॉफीज थी जो उसने मतलब लड़बड़ के जैसे तैसे जीती थी। फेंगजेंग सॉफ्टली कहता है, गुड बाय माय प्राइमेसी। वो अपनी विल से प्राइमेसी की जो वॉल्स थी उनके ऊपर अटैक करके उन प्राइमेसी की वॉल्स को तोड़ने लग जाता है। क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। प्राइमेसी बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। हेवन एंड अर्थ क्यूआई को पुल करता है और स्काई में डार्क क्लाउड, अर्थ शेक करती है, डस्ट क्लाउड नीचे से उठने लग जाते हैं। एक इनविजिबल पावर फेंगजेंग को उठाकर स्काई में ले जाती है। यहाँ पे फैन शी लूज शॉक्ड हो जाती है। वो कहते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हेवंस विल, इतनी स्ट्रॉन्ग हेवंस विल। फेंगजेंग की ट्रिबुलेशन ने हेवंस विल को अट्रैक्ट कर लिया था। नॉर्मल से काफी ज्यादा हेवंस विल आ रही थी यहाँ पे, याद रखना। हेवन एंड अर्थ की वाई नहीं, हेवंस विल आ रही थी। क्लैमिटीज फॉर्म होती हैं। हेवन एंड अर्थ की वाई ब्लड की वाई में कन्वर्ट होती है। स्काई के क्लाउड्स रेड हो जाते हैं। स्केल इतना बड़ा कि दूर दूर तक विजिबल होता है। फैन शिक्यूलू हैप्पी हो जाती है। वो कहती है, ब्लड पाथ ट्रिबुलेशन है, तो ब्लड पाथ ट्रिबुलेशन ये वही था जो हायरफ्स चाहते थे। फैंगजेंग का ह्यूमन क्यूआई स्प्रेड होने लगता है। हर इंसान का ह्यूमन क्यूआई होता है, फाउंडेशन, टैलेंट और एबिलिटी पर डिपेंड करता है। फैन शी लियू ने
फेंग ज़ेंग को केयरफुली ऑब्जर्व किया और शॉक हो गया। फेंग ज़ेंग का ह्यूमन क्यूआई बहुत ही डेंस था। क्लियर साइन थे कि उसके पास स्ट्रॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस और फाउंडेशन है। हेवन क्यूआई ऊपर से रेन की तरह एकदम गिर रही थी। अर्थ क्यूआई नीचे से बबल की तरह ऊपर उठ रही थी। दोनों ह्यूमन क्यूआई के साथ मर्ज होकर मिक्स हो रहे थे। फेंग ज़ेंग सीरियस था। तीनों क्यूआई को कंट्रोल और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। ये स्टार्टिंग फेस कंट्रोल सीखने के बेस्ट टाइम था। फैन शिक्यू की ट्रेनिंग उसे याद थी। तभी क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन कंप्लीट हो गए और ब्लड रेन गिरना स्टार्ट हुई। हर बूंद ब्लड की थी। वाइट फॉग निकली जो ब्लड से रेड हो गई और पूरा माउंटेन एरी रेड लगने लगा। फ्रैंक ज़ेंग ने ट्रिबुलेशन फेस किए, डिफेंस एक्टिव किया और गूवम यूज़ किए, पर प्रॉब्लम ये थी कि हर गू यूज़ करने पर बैकलैश लग रहा था और धीरे-धीरे गूवम मरने लगे। इसलिए इमॉर्टल एक्सट्रैक्शन के बाद अक्सर गू मास्टर के गू खत्म हो जाते हैं। पर फ्रैंक ज़ेंग प्रिपेयर्ड था, हेवनली कोड का सपोर्ट था, गू की कमी नहीं थी, वो काम रहा, पैनिक नहीं हुआ। लांग एब्लेस लैंड के वॉर में वो उस इससे भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन देख चुका था। फैन शिक्यू ज़्यादा नर्वस था, ब्लिंक किए बिना देखे जा रहा था बस फ्रैंक ज़ेंग को कि ये क्या करेगा। रैंक 5 गू मास्टर के लिए इमॉर्टल एक्सेशन टफ होता है। ट्रिबुलेशन हैंडल करना प्लस 3 क्यूआई बैलेंस करना दोनों एक साथ मुश्किल होता है। फैन शिल्यू अपने माइंड में कहता है, मैं ब्लड रेन को थोड़ी देर ब्लॉक कर सकता हूँ, पर 3 क्यूआई का बैलेंस तुम्हें खुद ही करना होगा फैंग ज़ेंग। ट्रेनिंग दिया था, प्लीज़ फेल नहीं कर सकते तुम इसको। उसने ब्लड क्लाउड को डिस्टर्ब किया। ब्लड रेन बड़ी थी पर ओवरबेयरिंग नहीं थी। लग रहा था हेवेंसविल ने इंटेंशनली सॉफ्ट रखा है। यानी हेवेंसविल खुद चाह रहा था, मदद कर रहा था फैंग ज़ेंग की। फैंग ज़ेंग की ट्रिबुलेशन ओवरऑल पीसफुल रही। इनसाइड भी और आउटसाइड भी सब कुछ आराम से गुजर गया। तीनों क्याई पर्पली फ्यूज हो गए। फेंग ज़ेंग के पास्ट सीन फ्लैश हुए। उसका बॉडी टेम्पर और अपग्रेड हुआ। हेवन एंड अर्थ रेसोनेंस के टाइम वो मोस्ट क्रूशियल स्टेज में एंटर हुआ। यहाँ नेचुरल इंस्पिरेशन मिलती है और हेवन एंड अर्थ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये किसी भी गू मास्टर के लिए ह्यूज बेनिफिट होता है। इसी मोमेंट पे फेंग ज़ेंग को रियलाइज हुआ ब्लड पाथ उसके लिए परफेक्ट है। टाइम के साथ तीनों क्यूआई कंडेंस हो गए और एक क्यूआई लंप बन गया। फेंग ज़ेंग ने आंखें खोली, डीप ब्रेथ ली और रैंक 5 ब्लड पाथ को उसी लंप में डाल दिया। बूम आवाज आई, क्यूआई लंप ब्लास्ट हुआ और इमॉर्टल प्राइमेसी बन गया। एक सेकंड के लिए फेंग ज़ेंग का माइंड ब्लैंक हो गया, टोटली डिफेंसलेस हो गया। फिर सेंसेस वापस आए और तुरंत ही वाइटल गू और इमोट एक तरीके से जो वाइटल गू के साथ इंपॉर्टेंट वाले गू थे ना, प्राइमेसी में शिफ्ट हो गए। सबसे पहले यहाँ पे गया ब्लड रिवेंज इमोर्टल गू, फिर काफी ब्लड पाथ के और भी इमोर्टल वाले गू गए। इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर तीनों क्यूआई बैलेंस हो गए। वर्ल्ड स्टेबल हो गया। क्लियर था कि हाई ग्रेड ब्लेसलैंड मिला है। अभी भी काफी हेवन और अर्थ क्यूआई बचा हुआ था। फंक्शन खुश हो गया। इससे वो अपने वाइटल ब्लड पाथ मॉर्टल गू को इमॉर्टल गू बना सकता था जो बचा हुआ था उसके पास। रिक्स था, फ्यूचर कैलेमिटी आएंगे, पर उसने ब्रेवली चूज करा। फैन शिल्यू ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है, फेंगजेंग जल्दी मुझे अंदर आने दो, मैं ट्रिबुलेशन में हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। फेंगजेंग ने थोड़ा सा सोचा। इमॉर्टल प्राइमेसी का जो इमॉर्टल एक तरीके से क्या होता है ना, इमॉर्टल प्राइमेसी गू इमॉर्टल की मोस्ट प्राइवेट जगह होती है, सब जानते हैं। थोड़ा सा उसे गुस्सा आया सुन के कि वो उसे अंदर लाना चाह रहा है, मतलब वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आता हूँ चेक करने के लिए। लेकिन वो शांत हो गया, प्राइमेसी का डोर ओपन कर दिया और बोला, श्योर फैंशिल्यू प्लीज एंटर कर जाओ। फैंशिल्यू सरप्राइज हो गया। नया इमॉर्टल होते ही फेंगजेंग का एटीट्यूड काफी नेचुरल और कंपोज था। उसके माइंड में मतलब एक तरीके से अजीब सी फीलिंग आई। हेविली कोट क्लियरली फेंगजेंग को फेंगयुआन के अगेंस्ट नरिश कर रही है, यानी बड़ा कर रही है, पाल पोस रही है ताकि फेंगयुआन के अगेंस्ट खड़ा हो सके फेंगजेंग। कुछ घंटों बाद ट्रिबुलेशन कंप्लीट हो गई। फैंशिल्यू की ये जो अजीब सी मतलब बैड फीलिंग थी थोड़ी बहुत बढ़ गई, क्योंकि फेंगजेंग का वाइटल गू सक्सेसफुली सेकंड ब्लड पाथ इमॉर्टल गू बन गया था, जिसका नाम था कोल्ड ब्लड इमॉर्टल गू। कुछ दिन बाद इमॉर्टल क्रेन सेक्टर ने अनाउंस किया कि फेंगजेंग ने इमॉर्टल एसेशन सक्सीड कर ली है। वो पहले डीमन फेंगयुआन के हाथ हार्म हुआ था, अब बच गया है और फ्यूचर में फेंगयुआन के अगेंस्ट मेन फोर्स बनेगा। अब ये बताया गया कि हेवनली कोर्ट ने इंटेंशनली न्यूज़ स्प्रेड करवाई थी, 5 रीजन में न्यूज़ फैलाई थी। फेंगयुआन की रेपुटेशन हिट हुई, उसका फैमिली से कट ऑफ इमेज हाईलाइट हुआ और हेवनली कोर्ट ने अपनी एक तरीके से मतलब होता है ना डिग्निटी या प्राइड जो भी होता है, मैग्निमिटी जो भी है, उसे प्रमोट करा। कुछ दिन बाद क्लाउड्स के ऊपर फैन शिलू यहाँ पे कहता है, स्पिरिट एफिनिटी फेरी गुड बाय। ज़ाओ लियनिन स्माइल करके कहती है, थैंक्स फॉर होस्टिंग। वो फेंगजेंग से मिलने आई थी क्योंकि उसके ट्रिबुलेशन सक्सीड हुई थी, पर इमॉर्टल क्रिंसेप्ट ने फेंगजेंग को हाइड करके रखा था। वो किसी को मतलब किसी से नहीं मिल रहा था। वो यहाँ पे फैन शिल्यू ज़ाओ लियनिन से रूड नहीं हो सकता था। वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की करंट फेरी थी। रैंक 6 होने के बावजूद उसके पास रैंक 9 लव गू था। फैन शिल्यू कहता है, मैं आपका गिफ्ट पर्सनली फेंगजेंग तक जरूर पहुंचा दूंगा। ज़ाओ लियनिन ने हेड हाँ में हाँ मिलाया और थैंक्स बोला और वहां से फ्लाई करके चली गई। असल में यहाँ पे फेंगजेंग को आना चाहिए था मिलने के लिए ये ज़ाओ लियनिन के साथ, लेकिन फेंगजेंग को मिलने ही नहीं देते किसी के साथ।
अब क्या हुआ, फैंग शिलू यहाँ पे आया, उसके बदले गिफ्ट ले लिया और ये गिफ्ट जाके वो फैंग ज़ेंग को दे देगा। इमॉर्टल क्रेनसेफ्ट चाहता ही नहीं कि फैंग ज़ेंग किसी से मिले। आगे देखेंगे क्या होगा। फैंग ज़ेंग के ब्लेस्ड लैंड का सीन देखते हैं। फैंग ज़ेंग का ब्लेस्ड लैंड हाई ग्रेड था। स्पेस पाथ और टाइम पाथ रिसोर्स नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। यहाँ पे लैंड मोस्टली फ्लैट थी, बीच बीच में कुछ टॉल माउंटेन्स थे। फैंगजेंग का फोकस एक ब्लड रेड वैली पर था। वैली में वेड रगेड रॉक्स और ब्लड फ्लावर ट्रीज थे। टेंस ऑफ थाउजेंड से ट्रीज पहले फ्रूट देते थे, फिर फ्रूट एक तरीके से फटकर उस मतलब ब्रस्ट होके वाइट रेड फ्लावर बन जाता था और सेंटर बिल्कुल ब्लड स्प्लैश एकदम फैल जाता था। पास्ट में सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ब्लड फ्लावर ट्रीज का लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता था। ग्रैंड सीन्स और सेरेमनीज भी यहाँ पे होती थी। बाद में ब्लड पाथ बनने के बाद ये ट्रीज बन एक तरीके से ना मतलब बनने के बाद क्या हुआ, सॉरी बनने के बाद या बैन होने के बाद, जो भी है ट्रीज बैन हो गए क्योंकि ब्लड पाथ वर्ल्ड के लिए डेंजरस निकला। हाँ, बैन हो गए थे बाद में जाके। पहले ये अच्छी चीज़ों के लिए होता था, जैसे सेरेमनीज हो गई ना, ग्रैंड सीन्स होते थे सेरेमनीज, कितना सुंदर लगते होंगे इसके ट्रीज, रेड रेड तरीके की उसमें कलाकारी होती थी, बहुत बढ़िया लगता था ये सब देखने में। डेकोरेशन सब चीज़ों में बढ़िया यूज़ होता था ये ट्रीज। लेकिन अब क्या हुआ बाद में, जब ये सब चीज़ें हुई कि भाई ब्लड पाथ बेकार है, खराब है, चीज़ें हैं ना, तो इन सब की वजह से ये जो ट्री था ये भी बैन हो गया इसके साथ साथ। फैंगजेंग के पास जो ब्लड फ्लावर ट्रीज थे वो इमॉर्टल क्रेन सेक्टर ने दिए थे, इनडायरेक्टली फैंग शील्यू के थ्रू। ये राइटियस पाथ का कॉमन ट्रिक था। फैंगजेंग को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। राइटियस पाथ ऑफिशियली ब्लड पाथ को बैन करता है, लेकिन आयरनी ये है कि ब्लड पाथ रिसर्च सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं। फैंगजेंग सोचते हुए कहता है ये ब्लड फ्लावर ट्रीज मॉर्टल गू मटेरियल है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो तो इमॉर्टल मटेरियल के बराबर हो जाते हैं। ये ब्लड पाथ का बिगेस्ट एडवांटेज है। मेरे पास रैंक 6 ब्लड पाथ इमॉर्टल गू, कोल्ड ब्लड और ब्लड रिवेंज है। उनको सपोर्ट करने के लिए मॉर्टल ब्लड पाथ गू भी चाहिए। अब फैंगजेंग का मेन काम था ब्लड पाथ मॉडल को रिफाइन करना और इमॉर्टल किलर मूव प्रैक्टिस करना, जो फैंग शिलियो ने सिखाए थे। एक्सेशन के बाद इमॉर्टल प्राइमेसी बिल्कुल नया था। अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए था। थोड़ी देर बाद फैंगजेंग ने रियल वर्ल्ड पर फोकस वापस किया। अचीवमेंट का फ़ील कम हुआ और प्रेशर ज़्यादा फ़ील होने लगा। फेंगज़ेंग सोचते हुए कहता है, फेंग युआन, फेंग शीलू ने उसे हेवनली कोर्ट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक तरीके से वहाँ से मिली थी। पब्लिक रूमर्स से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड, उससे पहले उसे पता था कि फेंग युआन ज़िंदा है। लेकिन एक तरीके से सच जान के एंगर नहीं हुआ उसके अंदर, मतलब एंग्री नहीं हुआ कि गुस्सा भरा उसके अंदर, सैडनेस से फ़ील हुई इसको, बहुत अजीब लगा। क्योंकि ना जो फेंग युआन है ना, उसके बारे में ज़्यादातर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट ने फैंग शील्यू को दी थी और फैंग शील्यू से इसको र्यूमर चीज़ें पता चली हैं। जो पहले र्यूमर थे, नॉर्मली र्यूमर हुआ करते हैं फेंग युआन के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो भी भारी मात्रा में एकदम बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन, वो सब उसने र्यूमर से नहीं, इस फैंग शील्यू से सुनी थी। फेंगजेंग सोचते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं फेंग युआन, कभी नहीं। अदरवर्ल्डली डीमन स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रैंक 8 कल्टीवेशन, जितना ज़्यादा वो जानता गया उतना ही खुद को छोटा फील किया। फ्यूचर में फेंग युआन का सामना करना सोच के एक तरीके से डिप्रेशन और थोड़ा सा डिस्पेयर सा आ गया उसके अंदर। उसने इस फीलिंग को भगाने की कोशिश नहीं की। लाइफ एक्सपीरियंस के बाद ही इंसान अपनी लिमिट्स और फियर समझता है। फेंग जेंग सोचते हुए कहता है, रैंक 5 गू मास्टर था तब लांगिया ब्लेसलैंड में वॉर में फंसा हुआ था। अब गू इमोर्टल बन गया हूँ, लेकिन फेंग युआन और हेवनली कोर्ट के बीच एक प्यादा हूँ। पावर बढ़ती है पर फ्रीडम फ्रीडम कम हो गई। थोड़ी सी गलती हुई तो डेथ तो पक्की है। ये सोचकर फेंगजेंग ने बेटर स्माइल दी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि हेवनली कोर्ट उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। फेंगजेंग को जल्दी ही जाओ लियनन याद आई। इमॉर्टल एक्सेशन के बाद उसे गिफ्ट मिले। ये 5 रीजन का कस्टम था। फेंगजेंग के ज्यादा गिफ्ट इमॉर्टल क्रेन सेट से थे, लेकिन जाओ लियनन का गिफ्ट स्पेशल था। इमॉर्टल क्रेन सेट की इन्फॉर्मेशन से फेंगजेंग को जाओ लियनन के बारे में अच्छी चीजें समझ आ गई थी, मतलब ज्यादातर चीजें समझ आ गई थी। फेंगजेंग सोचते हुए कहता है, तुम भी अदरवर्ल्डली डीमन हो, पूरी तरह से नहीं। तुम इतनी तरीके से, मतलब होता है ना कि प्रोएक्टिवली मुझे ढूंढ रही हो, मतलब फेंगयुआन के अगेंस्ट टीम अप करना चाहती हो। जाओ लियन के गिफ्ट में एक लेटर भी था। कम वर्ड्स में गुडविल दिखाई गई थी। फेंगजेंग समझ गया कि उसका इंटेंशन क्या है। मतलब असल में पता है क्या है, जाओ लियन ना फेंगजेंग को इतना ज्यादा वो क्यों कर रही है, क्योंकि फेंगजेंग फेंगयुआन का भाई है और हवेली कोर्ट ने खुद फेंगजेंग को रेडी कराया ताकि वो फेंगयुआन से लड़ सके। और जाओ लियन का जो प्यार था, एक लौता प्यार मा होंगयुन, उसको तो भाई फेंगयुआन ने, मतलब यार फेंगयुआन ने नहीं मारा, फेंगयुआन ने पकड़ रखा था, वो ऑटोमेटिकली मर गया, क्या बोले। लेकिन जाओ लियन को तो यही लगता है कि फेंगयुआन ही कातिल है, तो वो तो ये चाह रही है कि वो फेंगयुआन को मार दे और वो फेंगजुआन मतलब फेंगसेंग के साथ मिलकर फेंगयुआन को मारना चाहती है। तो वही ये गुडविल शो करना कि अरे मेरे को अपनी टीम में ले ले, मेरे को अपने साथ ले चले, ये सब चीज़ें।
उसने फेंगजेंग को ब्लड टाइप प्लांट रिसोर्स कल्टीवेशन मेथड दिया था जो उसके लिए परफेक्ट था। अपने पर्सनल कल्टीवेशन एक्सपीरियंस भी लिखे हुए थे। ज़ाओ लियन का जो लेटर था आप देखते हैं। गु इमॉर्टल वर्ल्ड कल्टीवेशन में कॉम्बैक्ट डोमिनेशन का पाथ है। इमॉर्टल प्राइमेसी मैनेजमेंट सुप्रीमेसी का पाथ है। सिर्फ प्राइमेसी स्ट्रांग हो और बैटल पावर ना हो तो लूट लिए जाओगे, और सिर्फ बैटल पावर हो और फाउंडेशन ना हो तो जल्दी आग जैसे होगे। जैसे फ्यूल खत्म होगा तुम भी खत्म होगे। फैंगजेंग सोचते हुए कहता है क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी यूजफुल है। ये ज़ाओ लियन सच में सिंसियर लगती है। अफसोस इमॉर्टल ग्रेसेप्ट हमें मिलने नहीं दे रहा। फेंग युआन, शायद फेंग युआन की वजह से। ये बोलते ही फेंगजेंग रुक गया। लांगे ब्लेसलैंड में पहले वो लॉर्ड स्काई क्रेन और फेंग युआन की फेक विल के साथ था। अब सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वो अकेला था। फेंगजेंग सोचते हुए कहता है तुम्हारे बिना आदत नहीं रही। उसके दिल में लोनलीनेस भर गई थी। यही उसका लास्ट सीन था। आगे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हेवेली कोर्ट। फेरी जीवी हंसते हुए कहती है फेंग जेंग गुई इमॉर्टल बन गया है, लेकिन फेंग युआन के अगेंस्ट यूजफुल बनने के लिए उसकी कल्टीवेशन और बढ़ानी होगी। फेरी जीवी को ज़ाओ लियन का इंटेंशन पता था क्योंकि माँ होंगी उनके सोल अभी फेंग युआन के पास थी। फेरी जीवी सीरियस होते हुए कहती है असली प्रॉब्लम अभी भी फेंग युआन ही है। रिवर ऑफ टाइम से निकलने के बाद फेंग युआन गायब हो गया था। जीवी चाहती थी वो ओपनली रिसोर्स लूट करे ताकि कोई ट्रेसेस उससे मिल जाए और वो डिडक्शन कर सके फेंग युआन के बारे में, पता लगाए फेंग युआन है कहाँ। जीवी के हिसाब से फेंग युआन का मैनेजमेंट स्किल सबसे ज़्यादा डेंजरस था। हर स्केड्यूल एक तरीके से होता है ना, स्केड्यूल पीरियड के बाद उसकी स्ट्रेंथ है ना शॉकिंगली बढ़ जाती है। यानी जब भी वो कभी गायब होता है और जब दोबारा से अपीयर होता है तो उसकी पावर ना डबल हो जाती है एकदम से। फेरी जीवी सोचते हुए कहती है स्पेक्टर सोल का कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो रहा है। रिवर ऑफ टाइम में टाइम पाथ इमॉर्टल को हाउस रिपेयर हो चुका है। अब टोटल वहाँ पे 4 हैं। फेंग युआन को चेन से एक तरीके से रहने नहीं देना और वू योंग से कांटेक्ट भी करना होगा ताकि साउथर्न बॉर्डर में अगर वो कहीं दिखे तो वहां से भी चीजें हो जाएं। अब आगे देखते हैं। सम डेज लेटर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स चल रही थी। सीना पे शिफ्ट हो चुका था। फेंग युआन ने पाम से अटैक किया और हाई लाओलान ब्लेसलैंड में ट्रिबुलेशन स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो गई। हाई लाओलान ने थैंक यू कहा। फेंगजेंग में ऑफ सॉरी से फेंग युआन है, फेंगजेंग पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, फेंगजेंग इतनी बार आ गया ना नाम इसलिए। फेंग युआन यहाँ पे कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं है। लाओलान का जो ब्लेसलैंड था वीक था। हाई लाओलान ने अपना प्राइमेसी कभी प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं किया था। यही था फेंग युआन मतलब चाहता था कि रिसोर्स देकर उसका कंट्रोल बना ले। यानी होता है ना कि फेवर पे फेवर दे दो फिर वो फेवर चुकाते ही रह जाए सामने वाला। इसलिए सब कुछ भरे जा रहा था उसके प्राइमेसी के अंदर फेंग युआन के लिए। भाई खा खा जल्दी से मोटी होके पावरफुल हो जा, रैंक 7 बन जा। यंग वुशी और बाय निमिंग सब सेम सिचुएशन में तब सबको फेंग युआन खिला पिला रहा था। फेंग युआन अर्जेंट टर्न में कहता है जल्दी चलो, मेरी विजडम पाथ मेथड सिर्फ थोड़ी देर ही ब्लॉक कर सकते हैं। जो करना था हमने यहाँ पे कर लिया है, जल्दी से अपना प्राइमेसी उठाओ, अपने पेट में घुसाओ और यहाँ से गायब होते हैं इससे पहले कोई हमारी डिडक्ट कर ले। क्योंकि जो भी क्लैमिटीज होती है कैसे आती हैं, क्लैमिटीज लेने के लिए तुम्हें अपना प्राइमेसी बाहर प्लेस करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में। फिर वहां प्लेस करने के बाद खुद अपने प्राइमेसी में जाना पड़ता है, तब क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन ले सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम बाहर प्लेस करोगे, अगर कोई डिडक्शन कर रहा है तो वो तुम्हारा पता लगा लेगा। फेंग युआन थोड़ी ना हो तुम कि तुम्हारे पास एम्परर यामा घोषली कंसीलमेंट या इन दोनों का मिक्स करा हुआ कोई क्लॉक है जिससे तुम बच जाओगे। ये लोग थोड़ी ना बच पाएंगे। इसलिए फेंग युआन ने जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाया और इसके अंदर सब कुछ रख के वापस चलने के लिए कह रहा था। साउथर्न बड़ा गो इमोर्टल एंग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर भाग गया, अभी तो पता चला था, अभी तो पता चला था। ये चौथी बार है फेंग युआन अपने लोगों की कल्टीवेशन बढ़ा रहा है। 4 बार उसने कैलेमिटीज को फेस करवाया है अपने लोगों की और चौथी बार भागा है यहाँ से। हम आए और हमें नहीं मिला ये। वू योंग ने कोल्डली कहा फिक्स इमोर्टल ट्रैवल की वजह से पकड़ना मुश्किल है उसको। बीकन टावर लगाओ और ट्रेजर रिले हेवन में उसके बिजनेसेस को रेस्ट्रिक्ट करो ताकि मतलब कोई उससे खरीदे ना कुछ चीजें, या उसको एकदम वो होता है ना बैन बायकॉट टाइप का वो करो। आगे देखते हैं। QIC ग्रो टू हेवन। फेंग युआन यहाँ पे अपीयर होता है, वहां से भाग चुका था ना। फेंग युआन सोचते हुए कहता है अभी सेफ हूँ। ये लोग मेरे बिजनेसेस टारगेट कर रहे हैं। उस पर प्रेशर था लेकिन 5 शियांग पब्लिक ग्रो टू हेवन और QIC ग्रो टू हेवन डिवोर करने के बाद उसके पास मैसिव रिसोर्स थे। लेकिन हेवेली कोर्ट और साउथर्न बॉर्डर का कंबाइंड प्रेशर डेंजरस था। फेंग युआन सोचते हुए कहता है मुझे कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। सीन अब देखते हैं ईस्टर्न सी में शिफ्ट होता है। डार्क स्काई स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आइलैंड आइलैंड के कोने पे वेव्स एकदम क्रैश हो रही थी। इस नॉर्मल से आइलैंड में 4 गु इमॉर्टल छुपे हुए थे। म्याओ मिंगशेंग एंग्रीली कहता है रेंग शुपिंग तूने हद क्रॉस कर दी है अब। म्याओ मिंगशेंग इंजर्ड था, आंखों में एंगर और हेटेड क्लियर था। वो ईस्टर्न सी का फेमस रैंक 7 लोन कल्टीवेटर था। स्पेस पाथ कल्टीवेट करता था और इमॉर्टल प्राइमेसी एनलार्ज करने का मेथड रखता था। इसी से उसकी रेपुटेशन बनी हुई थी। वो लुक्स में ऑर्डिनरी था लेकिन एम्बिशियस और रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक्सपर्ट था। यहाँ पे इमॉर्टल हुआ डाई, फेंग जियांग और गुई ये उसे लीडर मानते थे। यहाँ पे 3 लोग थे और ये इन सबका लीडर था। अब सिचुएशन खराब थी। गुई क्यूआई ये एक तरीके से अनकॉन्शियस था। इसका नाम है यार
ग्यू क्यूआई ये अनकॉन्शियस था, बॉडी पर्पल पॉइजन से कवर्ड थी, कंडीशन क्रिटिकल थी। फेंग जियांग और इमॉर्टल हुआ डाई अभी बैडली इंजर्ड थे। इमॉर्टल हुआ डाई वरीड होते हुए कहता है, लॉर्ड मियाओ शेंग क्या करे, ग्यू क्यूआई ये को आइस पॉइजन स्टारफिश लगा है, हील करने को कोई मेथड ही नहीं है। पास्ट में उन 4 रेन शूपिंग के ट्रैप में फंस गए थे। रेन शूपिंग रैंक 7 पीक एस्लेमेंट पाथ गो इमॉर्टल था। आइस पॉइजन स्टारफिश से म्याओ शिंग को एसिसिनेट करना यानी मारना चाहता, एसेसिनेशन होता ना, एसेसिनेट किया था। क्रिटिकल मोमेंट में ग्यू क्यूआई ये ने अटैक ब्लॉक तो कर लिया लेकिन पॉइजन लग गया और म्याओ मिंगशिंग ने फाइट करके सबको एस्केप करवाया। यहाँ पे फेंग जियांग कोल्डली कहता है, आइस पॉइजन स्टारफिश का पॉइजन टफ है लेकिन सुना है सुन चैन और फेरी जू ये हील कर सकते हैं इसको। शुन चैन शू क्लैन का हीलर था, फेमस और काइंड बंदा था, और फेरी यू ये लोन कल्टीवेटर, कोल्ड नेचर और हाई प्राइस मतलब मांगेगी अगर उससे कुछ करवाओ तो। फेरी म्याओ शेंग फेरी कह रहा हूँ सॉरी, म्याओ मिंगशेंग यहाँ पे हेड शेक करते हुए कहता है, शू चेन शू चेन शू क्लैन का है, मतलब शू क्लैन का बंदा है शू चेन, तो वो काइंड भी है, हो सकता है वो कर दे। और फेरी जू ये का रेन शूपिंग से रिलेशन है, ये ट्रैप भी हो सकता है, यानी हमें फेरी यू ये के पास नहीं जाना क्योंकि उसका रिलेशन रेन शूपिंग के साथ है, और रेन शूपिंग नहीं तो हमें इतना पॉइजन वॉइजन करा है, हमारे पर दिक्कत लाई है, तो हम फेरी जूजे के पास नहीं जा सकते, फेरी जू ये के पास नहीं जा सकते, हमें शू चैन के पास जाना पड़ेगा जो कि शू क्लैन का बंदा है। इमॉर्टल हुआ डाई कहता है, तो फिर करना क्या है। म्याओ मिंगशेंग यहाँ पे फोर्सफुली हंसते हुए कहता है, भूल गए आइस पॉइजन स्टारफिश का पॉइजन अंडरवर्ल्ड येलो वाटर से क्लीन होता है। यहाँ पे फेंग जियांग शॉक्ड हो गया। वो कहता है, अरे वो तो रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल है, आपके पास है क्या। म्याओ मिंगशेंग कहता है, नहीं, मैं एक्सट्रीम टाइम पोल से एक्सचेंज करूंगा। इसके पास होगा ना एक्सट्रीम टाइम पोल। एक्सट्रीम टाइम पोल क्या था पता चलता है, ये रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल म्याओ मिंगशेंग के पास काफी टाइम से था, वो उसे सेल नहीं करना चाहता था लेकिन सिचुएशन आ गई, तब क्या करें। इमॉर्टल हुआ डाई पिटी होते हुए कहता है, ये बहुत रेयर है यार, कोई और रैंक 8 यूज कर लो ना मटेरियल, ये वाला क्यों दे रहे हो। म्याओ मिंगशेंग कहता है, रैंक 8 मटेरियल एक्सक्लूसिव एक तरीके से एक्सक्लूसिव होते हैं ना, ऊपर से हेवली कोट और साउथर्न बॉर्डर अब टाइम पाथ मटेरियल बाय आउट कर रहे हैं, डिमांड हाई है, प्राइस स्काई रॉकेट हो रही है, हेवली कोड के पास अंडरवर्ल्ड येलो वाटर जरूर होगा। यहाँ पे फेंग जियांग हेजिटेट करते हुए कहता है, लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड लॉर्ड तो यहाँ पे म्याओ ये जो म्याओ मिंगशेंग था ना, वो हंसते हुए कहता है, मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। एक्सट्रीम टाइम पोल गया तो जाने दो, कोई बात नहीं। फेंग जियांग और इमॉर्टल हुआडाई इमोशनली मूव हो गए। लीडर गलत चूज नहीं किया था, उसने अपने लोगों को चूज करा था इमॉर्टल मटेरियल की जगह पर। जैसे ही एक्सट्रीम पोल मार्केट में आया, हेवली कोर्ट ने नोटिस किया, डील हुई और म्याओ मिंगशेंग को बड़ी क्वांटिटी में अंडरवर्ल्ड येलो वाटर मिला। उसने केयरफुली अंडरवाटर कह दिया, अंडरवर्ल्ड येलो वाटर यूज करके ग्यू क्यूआई ये को पॉइजन जो उसके ऊपर लगा हुआ था उसको क्लियर किया, क्योंकि ये वाटर खुद भी गू इमॉर्टल बॉडी के लिए एक तरीके से क्रॉसिव होता है, यानी उनको भी तोड़ सकता है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में जितना लगना चाहिए उतना ही लगाया। और हो सकता है मैंने थोड़ा-सा नाम इसमें ना बार-बार मेरे से गलती हो जा रही थी। इनके यार नाम बड़े अजीब होते हैं ना, मिस्टेक होती है, और अगर तुम्हें सीन समझ नहीं आया तो बहुत शॉर्टली मैं समझा देता हूँ। सीन यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे जो 4 लोग हैं, फेरी म्याओमिंग यहाँ पे जो है, फेरी पता नहीं क्यों कह देता हूँ, सॉरी यार, फेरी नहीं है इसका नाम। म्याओमिंग शेंग जो है ये ना लीडर है, और यहाँ पे इसके साथ 3 दोस्त और हैं, जिसमें से एक दोस्त को पॉइज़न लग गया है और इनका एक दुश्मन होगा, उस बंदे ने पॉइज़न इनको लगवा दिया है, और वो जो दुश्मन था वो यहाँ पे अभी है नहीं, उससे भाग रहे थे लोग, तो ये 3 लोग इंजर्ड होकर और एक को पॉइज़न लग गया। अब वो लोग जिस बंदे से भाग रहे थे, उस बंदे का जो पॉइज़न इनको लगा, उसको हील करने के लिए इन्हें एक मटेरियल चाहिए था, जो कि इन्हें अब मिल चुका है। पता चल गया होगा, हवेली कोर्ट से ट्रेड करके मिला है। अब ये सीन इनके साथ चल रहा है और थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है इनको। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या पता ये आगे जाके फेंगियोन से मिल जाए। अंडरवर्ल्ड येलो वाटर से केयरफुल क्लींस करने के बाद आइस पॉइजन स्टारफिश का पॉइजन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद गुई क्यूआई ये होश में आया। म्याओ मिंगशेंग ने इतनी बड़ी प्राइस देकर उसे बचाया, ये जानकर ग्यू क्यूआई ये अंदर से काफी मूव्ड हो गया इमोशनली। ग्यू क्यूआई ये कहता है, लॉर्ड रेन शू पिंग ने अचानक अटैक किया था, वो ब्लू ड्रैगन वेल के पीछे ही होगा। म्याओ मिंगशेंग ने कहा, मुझे भी यही लगता है, वो पहले भी ब्लू ड्रैगन वेल में जाकर पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस निकालने की बात करता था, लेकिन उसकी डील कभी सिंसेयर नहीं थी। इस बार सीधा अटैक कर दिया। मैं बिल्कुल गार्ड डाउन था और
क्या बताएँ? क्या क्या करें अब तो छोड़ो छोड़ो ये बताओ प्लान क्या है वो बताओ? तो ग्यू क्यूआई ये कहता है लॉर्ड, ब्लू ड्रैगन व्हेल का लोकेशन अब सीक्रेट नहीं रहा। इससे बेटर है हम लोगों को इनवाइट करें और साथ में एक्सप्लोर करें वहाँ जाकर। हो सकता है दोबारा से वो दिक्कत न देने आ गया तो इस बार हमारे साथ ज़्यादा लोग होंगे तो हम उसको हरा के भगा पाएँगे। अच्छा, तो इनके साथ ये हुआ होगा, ये चारों दोस्त गए होंगे वहाँ पर पैराडाइज़ अर्थ इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करने, जो कि पैराडाइज़ अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल की इनहेरिटेंस होगी। लेकिन वहाँ पे इन्हें ये इनका दुश्मन मिल गया होगा, उस दुश्मन ने इनको इंजर्ड कर दिया, ऊपर से पॉइज़न भी कर दिया। तो अब ये सोच रहे हैं अकेले जाने से अच्छा है अकेले तो नहीं 4 लोग हैं लेकिन और लोगों को ले जाएँ ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हों। आगे देखते हैं, इनहेरिटेंस मिलेगी और पावर बढ़ेगी, तब रेन शुपिंग से डील कर सकते हैं। असल में वो जो दुश्मन था उसका नाम रेन शुपिंग ही था। अभी हम उससे जीत नहीं सकते, उसके पास काफ़ी लोन इमॉर्टल्स हैं और वो बहुत ही क्राफ्टी है, चांस मिला तो और लोग बुला लेगा। म्याओ मेंशेंग थिंकिंग करते हुए कहता है, उसके लोग इकट्ठा होने का वेट करने से बेटर है, हम पहले रेनफोर्समेंट ढूँढें। ये आइडिया सही है और कोई ऑप्शन नहीं। बस अफ़सोस ये है कि अगर मैं रैंक 8 होता ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर लेता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू क्यूआई ये कहता है, लॉर्ड रेनफोर्समेंट केयरफुली चूज़ करने होंगे हमें, धोखा हमें ही ना मिल जाए। म्याओ मेंशेंग कहता है, बिल्कुल, तुम लोग सजेशन दो किसे लिया जाए। तीनों इमॉर्टल ने नाम बताए। म्याओ मेंशेंग ने कुछ एक्सेप्ट किए, कुछ रिजेक्ट किए और डिपेंडेंटली सबसे इम्पोर्टेंट वो मतलब यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा था। लीडर है ना इसलिए अच्छे से। म्याओ मेंशेंग ये लड़की तो नहीं है, हो सकता है लड़के भी हो, तो सोच समझ के आगे चलना, ठीक है? प्रॉब्लम ये थी कि सिलेक्टेड लोग यहाँ पे कम थे, यानी जितने लोगों ने लिस्ट बनाई थी उसमें से काम के लोग सिर्फ कुछ ही थे। इतने लोग मिलकर भी ब्लू ड्रैगन व्हेल का फर्स्ट बैरियर तोड़ना तो मुश्किल ही था। तब इमॉर्टल हुआ डाई बोली, वो कहती हैं लॉर्ड एक सजेशन है। चूइंग याद है आपको? चूइंग। म्याओ मेंशेंग हंसते हुए कहता है, आईज से एकदम शाइनिंग आ जाती है उनकी। हाँ, चूइंग चूइंग याद आया। अगर तुम लोग भूल गए हो तो चूइंग फेंगयुआन है। याद नहीं क्या तुम्हें? फेंगयुआन एक बार ईस्टर्न सी में आया था और 2 लोगों को उसने बचा लिया था, शायद हुआ डाई था किसी को बचा बचा लिया था। फिर फेंग युआन ने मियाओ मिंगशेंग से डील करी थी, कुछ चीज़ें ले ली थी और बचाने के लिए फेंग युआन एक स्वॉर्ड ड्रैगन में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया था। स्वॉर्ड ड्रैगन या कोई और से ड्रैगन में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया था जो ईस्टर्न सी का था, याद होगा? वही वाले बात कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि चूइंग अगर असल में फेंग युआन है, देखते हैं क्या होगा। तो ये फेरी कह रहा हूँ सॉरी, मियाओ मिंगशेंग यहाँ पे आइज़ साइन हो जाती है उसकी, एकदम कहता है चूइंग रैंक 7 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और रेन शिपिंग से उसकी गरज भी है, थोड़ा मतलब गुस्सा भी है उसका, लेकिन वो बहुत ही सीक्रेटिव है ना, उसके बाद से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं, वो कहाँ गया, कौन है, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये बोलकर मियाओ मिंगशिंग थोड़ा-सा हेजिटेट करने लग गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम थी, ऊपर से इतना खतरनाक धोखा भी नहीं लग चुका है। ये पहले इनको रेन शुपिंग नाम के बंदे ने भाई धोखा देके कुत्ते की तरह मारा, पॉइज़न भी कर दिया तो इनको डर भी लग रहा है थोड़ा-सा। लेकिन अब भरोसा भी थोड़ा बहुत है क्योंकि पहले डील कर चुके हैं इस चुयिंग नाम के बंदे के साथ, असल में जो फेंग युआन है। अब इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है फेंग युआन का। फेंग युआन यहाँ पे कुछ सोच रहा था और कहता है, पैराडाइज़ अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस, 5 शियांग पब्लिक ग्रोटो हेवन में फेंग युआन को मियाओ मिंगशेंग का एक लेटर मिला था, ब्लू ड्रैगन व्हेल एक्सप्लोरेशन का इनवाइट मिला था। फेंग युआन सरप्राइज़ हुआ, उसकी 500 ईयर्स की मेमोरीज़ के हिसाब से ये बहुत ही जल्दी हो रहा था क्योंकि ये बाद में होना है लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, शायद मेरी रीबर्थ के इम्पैक्ट से मियाओ मिंगशेंग और रेन शुपिंग का कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी ही हो गया। यानी आगे जाके भी ऐसे ही होने वाला था कि रेन शुपिंग धोखा देगा मियाओ मिंगशेंग को और फिर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ये बाद में होता और फिर मियाओ मिंगशिंग दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए कोई टीम बनाता और फिर जाके वो लोग एक्सप्लोर कर पाते व्हेल वाली चीज़ को, वो जहाँ पे पैराडाइज़ इमॉर्टल वल्नरेबल की इनहेरिटेंस है। लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया। तो फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है, या फिर मेरी मेमोरीज़ ही टेम्पर्ड हो गई हैं। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा में हेवेंसविल था, हो सकता है उसने मेमोरीज़ को मिटा दिया या चीज़ें चेंज कर दी हों। एक और चांस है, हेवेली कोर्ट ने मेरा एक तरीके से मियाओ मिंगशेंग से रिलेशन रिड्यूस करके ये ट्रैप भी तो हो सकता है बनाया हो। फेंगयुआ ने काम होकर डिडक्शन स्टार्ट करी। कुछ टाइम बाद कंक्लूजन निकला। फेंगयुआ ने कहा, इसमें हेवनली कोड का कोई डायरेक्ट प्लॉट होने का चांस तो बहुत कम है। मुझे ईस्टर्न सी तो एक बार जाना होगा। अब 5 रीजन में नॉर्थर्न प्लैंस और सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवनली कोड और लॉन्गेविटी हेवन की वजह से टू डेंजरस हो चुके थे। रिमेनिंग रीजन्स में फेंगयुआन को साउथर्न बॉर्डर सबसे ज़्यादा फेमिलियर था। वो क्लैन में रह चुका था। काफ़ी साउथर्न बॉर्डर गोई मॉडल कैप्चर किए थे। सुपर फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग थी और रीजन शेडो सेट का हेडक्वार्टर्स भी साउथर्न बॉर्डर में था, हिडन इमॉर्टल फॉर्मेशन के साथ। इसलिए फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर में ही रहा और हाई लेवल और बाकी सबकी ट्रिबुलेशन भी साउथर्न बॉर्डर में ही हुई थी। दूसरे रीजन में ट्रिबुलेशन करना प्राइमेसी को डैमेज करता, लेकिन फेंगयुआन चाहता भी नहीं था कि उनका प्राइमेसी प्रॉपर्ली डेवलप हो, रिसोर्स उनके कंट्रोल में ही रहे, मतलब उसके ही कंट्रोल में रहे, फेंगयुआन के कंट्रोल में रहे। खिला-पिला तो रहा है लेकिन पट्टा बाँध के। इस टाइम तक फेंगयुआन ने क्यूआईसी ग्रो टू हेवन के इमॉर्टल प्राइमेसी
इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिए थे, इमॉर्टल प्राइमेसी में डाल के रिफाइन कर लिए थे। क्यूआईसी और 5 शियांग के रिसोर्स भी एब्जॉर्ब हो रहे थे। बस एक चीज बची थी, रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म, जो अभी रेसिस्ट कर रहा था लेकिन प्रोग्रेस हो रही थी, उस पे काम चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेजर हेवन में उसके बिजनेसेस को हेवली कोर्ट और साउथर्न वाटर ने सप्रेस कर दिया था, इनकम गिर चुकी थी। मोनोपोली जैसा गट्स गो बिजनेस बेस्ट सोल्यूशन था, लेकिन सोर्स कम थी। डांगुन माउंटेन रिपेयर होने के बाद भी आउटपुट लो दे रहा था। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट का प्लान तो फेल हो गया था, क्विंग चाओ मिसिंग था। वेस्टर्न डिजर्ट फोर्सेस फेंगयुआन को प्रेशर में रख रहे थे। फेंगयुआन फेंग क्लैन एक तरीके से होता है ना, फेंगयुआन पहले फेंग क्लैन को यूज कर सकता था, लेकिन शुन बुआनजिन वाली जो आइडेंटिटी थी वो एक्सपोज हो चुकी है। शुआन बुजिन वाली शुआन बुजिन वो एक्सपोज हो गई तो कुछ कर नहीं पाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, इनकम कंटिन्यूसली डाउन हो गई, ऊपर से हेवली को टाइम पाथ इमॉर्टल में एक तरीके से मटेरियल्स को बाय आउट कर रही थी, प्राइस स्काई हाई हो गई थी। इसलिए यानी वो क्या कर रही है, हेवेली कोर्ट जितनी भी रैंक एट की चीज़ें हैं ना उनको जल्दी जल्दी से खरीद ले रही है, ताकि फेंगयुआन कोई चीज़ खरीद ना पाए रैंक एट वाली, क्योंकि वो नहीं चाहते फेंगयुआन कोई रैंक एट की चीज़ खरीद के अपना लेवल अप करे। इसलिए ये फेंगयुआन के लिए डेंजरस था। वो रिवर ऑफ टाइम के लिए टाइम पाथ इमॉर्टल को रिफाइन करना चाहता था, लेकिन हेवली कोर्ट डायरेक्टली ब्लॉक कर रही थी। हेवली कोर्ट रिमोट एंटिक्विटी एरा से बनी हुई थी, एंडलेस फाउंडेशन थी उनकी। फेंगयुआन उनसे कैपिटल में कम्पीट कर ही नहीं सकता, उसका टाइम पाथ प्रोग्रेस स्लो था, जबकि हेवली कोर्ट शायद फिफ्थ इमॉर्टल गू हाउस तक बना ले। इस सिचुएशन में रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस मिलने की फेंगयुआन की होप धीरे धीरे कम हो रही थी। फेंगयुआन ने इसी बात पे सोचते हुए कहा, मुझे टाइम पाथ इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल चाहिए। पैराडाइज अर्थ पाथ वनरेबल था, ब्लू ड्रैगन वेल के अंदर टाइम पाथ मटेरियल कम भी हो सकते हैं, फिर भी मुझे जाना तो होगा ही, चाहे क्या मिले या ना मिले। पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस में वैल्यूएबल चीजें तो पक्का ही होंगी ना। आगे फेंगयुआन ने सोचते हुए कहा, साउथर्न बॉर्डर का रैंक 8 गो इमॉर्टल लू वाइन पैराडाइज अर्थ का करंट इनहेरिटर है। अगर मुझे ये ट्रू इनहेरिटेंस मिल गई, शायद उससे डील करने का कोई वे भी मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी मेमोरीज के हिसाब से ब्लू ड्रैगन वेल में रैंक 8 इमॉर्टल को रिग्रेट हो सकता है, जिसका नाम था रिग्रेट गू। पास्ट लाइफ में म्याओ मिंगशेंग इनहेरिटेंस नहीं ले पाया था, लेकिन काफी गू इमॉर्टल गए थे, इसलिए इमॉर्टल गू रिग्रेट की रूमर्स फैल गई थी। यानी लोगों को एक तरीके से ये बात फैल गई उनके बीच की वहां पे इमॉर्टल गू रिग्रेट हो सकता है। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल ने इमॉर्टल गू रिग्रेट का कोर बनाकर फेमस किलर मूव रिग्रेट एंड रिपेंट क्रिएट किया था, जिससे कई डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल सुधर गए थे। इमॉर्टल को रिग्रेट एक विजडम पाथ गो है और इमोशन ब्रांच से रिलेटेड है, बाद में इसे इमोशन पाथ में भी काउंट किया गया। हिस्ट्री में इमॉर्टल को रिग्रेट रैंक 6 रैंक 7 पर कई बार अपीयर हुआ था। रेड लोटस डिमन वनरेबल के हाथ में पहली बार रैंक 8 बना था। बाद में पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल ने भी रैंक 8 इमॉर्टल को रिग्रेट ले लिया था। फेंगयुआन ने इमॉर्टल को रिग्रेट पे डीप रिसर्च की थी, क्योंकि वो रिग्रेट पूल रिक्रिएट करना चाहता था। रिग्रेट पूल का कोर ही इमॉर्टल को रिग्रेट था। ईस्टर्न सी का रिग्रेट पूल इनकम्प्लीट था, क्योंकि उसमें इमॉर्टल को रिग्रेट मिसिंग था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, अगर इस इनहेरिटेंस में रैंक 8 इमॉर्टल को रिग्रेट है, तो मैं रिग्रेट पूल की पावर का एक पार्ट रिक्रिएट कर सकता हूँ। ये गो रिफाइनिंग में बहुत हेल्प करेगा, यानी बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग में हेल्प हो जाएगी। ये चीज़ फेंगयुआन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। पास्ट में उसने इनकम्प्लीट रिग्रेट पूल बनाया था, लेकिन रिवर ऑफ टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो गया, सारे गोवम लॉस्ट हो गए थे। कुछ ही दिन बाद ईस्टर्न सी में सीन शिफ्ट होता है। म्याओ मिंगशेंग के अराउंड 8 गू इमॉर्टल खड़े थे, उसमें एक फेंगयुआन भी था। म्याओ मिंगशेंग सीरियस होते हुए कहता है, इस एक्सपेंडिशन के डिटेल मैं बता चुका हूँ, रिस्क अननोन है, मर भी सकते हैं। अगर कोई अभी बैकआउट करना चाहता है, जा सकता है, तो चले जाओ भाई, चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं उसको। तेज सी वाइंड चल रही थी, कोई भी मूव नहीं हुआ। पैराडाइज अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस टू वैल्यूएबल थी, चाहे अर्थ पाथ गो इमॉर्टल कम हो, फिर भी कोई चांस छोड़ना नहीं चाहता था। पैराडाइज अर्थ हिस्ट्री का सबसे काइंड वेनरेबल था, उसकी इनहेरिटेंस तो सेफ मानी ही जाती है, बैकआउट करना प्योर लॉस होता। म्याओ मिंगशेंग एक्साइटेड हो गया और कहता है, ठीक है, फिर अलायंस एग्रीमेंट बनाते हैं। म्याओ मिंगशेंग ने कहा, ज़ेंग लुओजी आगे आइए। ज़ेंग लुओजी आगे बढ़ा, व्हाइट रोब, थिन फेस, शार्प आइज, वो रैंक 7 इन्फॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल था। यहाँ पे ज़ेन लुओजी कहता है, ये रहा अलायंस एग्रीमेंट, सब देख लो एक बार। सब गो इमॉर्टल शॉक हो गए, एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सबके दिमाग में अपीयर हो गई थी। ये ज़ेंग लुओजी का शो ऑफ स्ट्रेंथ था, यानी वो दिखाना चाह रहा था कि ये देखो ट्रिक, देखा जादू। ब्लू ड्रैगन वेल एक्सपेंडिशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लेकिन गो इमॉर्टल ऑलरेडी साइलेंटली कंपीट करने लग गए थे एक दूसरे से।
म्याओ मिंगशेंग का फेस काम था, लेकिन आइस सबको केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। ज़ेंग लुओज़ी का मूव प्लान्ड था, इससे म्याओ मिंगशेंग को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ज़ेंग लुओज़ी की इन्फॉर्मेशन पाथ स्किल काफ़ी स्ट्रांग थी। म्याओ मिंगशेंग भी इम्प्रेस हो गया था। म्याओ मिंगशेंग सोचते हुए कहता है, टोटल 8 लोग हैं। मैं, गुई क्यू ये, फेंग जियांग, इमॉर्टल हुआडाई और बाकी के ज़ेंग लुओज़ी, टू ताओ तुओ और टोंग हुआ और चुयिंग। ज़ेंग लुओज़ी और म्याओ मिंगशेंग के अलावा टोंग हुआ और टू ताओ टू ताऊ टुओ एक्सप्रेशनलेस थे, बाकी सबके फेसेस थोड़ा-सा चेंज दिखा। म्याओ मिंगशिंग सबसे ज़्यादा गुई क्युआये और फेंग जियांग और हुआ डाई पे ट्रस्ट करता था। इस मूव के बारे में उन्हें पहले ही नहीं बताया गया था, इसलिए उनके रिएक्शन रियल थे। ज़ेंग लुओज़ी और टू ताऊ तुओ और टोंग हुआ तीनों रैंक 7 एक्सपर्ट थे। बैकग्राउंड में म्याओ मिंगशिंग को पता था, ईस्टर्न सी में लोन इमॉर्टल सबसे ज़्यादा थे क्योंकि रिसोर्स रिचेस्ट यहीं पे थे। सबसे ज़्यादा कंसर्न चू यिंग को लेकर था। म्याओ मिंगशिंग उसे इनवाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन चू यिंग का रैंक शूपिंग से कॉन्फ्लिक्ट भी था, यानी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है। फेंग जियांग और हुआ डाई की लाइफ से सेव की, उसके पास लाइफ स्पैन गू का लार्ज अमाउंट, इन सब वजह से तो मतलब एक तरीके से ये फेंगयुआन को इंक्लूड करा गया था, यानी चू यिंग को लिया गया था क्योंकि फेंगयुआन के पास लाइफ स्पैन गू का लार्ज स्टॉक है, अमाउंट है। इनको इतना नहीं पता, लेकिन इनको ये तो लगता ही है कि फेंगयुआन के पास लाइफ स्पैन गू भी है। हुआडाई को बचा रखा है उसने, फेंग जियांग और हुआडाई को। मैंने बोला नहीं था ईस्टर्न सी में एक बार इनको बचाया था फेंगयुआन ने, तो ये वही सीन बता रहा है। और चू यिंग का ना इनके दुश्मन के साथ जिसका नाम रैन शुपिंग है, जिससे इनकी दुश्मनी चल रही है, उसके साथ फेंगयुआन की भी दुश्मनी है। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने ले लिया है कि अरे रखो इसको। ये लोग ये नहीं जानते कि ये असल में फेंगयुआन है, असल में तो यही सोच रहे हैं कि ये चू यिंग है। ब्लू ड्रैगन व्हेल का लोकेशन सिर्फ म्याओ मिंगशेंग जानता था, इसलिए सब उस पर फेवर में थे। फेंगयुआन के लाइफ स्पैन गू ने म्याओ मिंगशेंग को और अट्रैक्ट किया था। ज़ंग लुओज़ी ने मूव से चू यिंग का एक्सप्रेशन भी चेंज हुआ। टू ताऊ और तुआहो टोंग हुआ रियल थे, ये एक्ट कर रहे थे, क्लियर नहीं था क्योंकि वो एक्सप्रेशनलेस फेस वाले थे। म्याओ मिंगशेंग हंसते हुए कहता है, ज़ंग लुओज़ी तुम्हारे मेथड्स अच्छे हैं। टू ताऊ तुओ ने एकदम देखा और टोंग हुआ ने कोल्ड शेड दिया था। फेंगयुआन एकदम एक्टिंग, भाई फेंगयुआन तो एक्टिंग में है ही खतरनाक, सरप्राइज होते हुए दिखाता है। कहता है फेंगयुआन, लेकिन अंदर से हंस रहा था फेंगयुआन, सरप्राइज होते हुए फेस दिखाता है, हो कर रहा था, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि मैं भी नॉर्मल हूँ तुम लोगों की तरह, लेकिन अंदर से बड़ा कोल्ड एक्ट कर रहा था फेंगयुआन। यहाँ पे ज़ेंग लुओज़ी ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को निकाले और अलायंस एग्रीमेंट डिटेल सामने रखी। सबने इंस्पेक्ट किया, स्मॉल चेंजेस सजेस्ट किए कि मेरी तरफ से ये रखो, उसकी तरफ से ये रखो, मेरी तरफ से ये, ऐसे ऐसे बातें चल रही थी। चेंजेस माइनर थे। म्याओ मिंगशेंग लीडर था। एग्रीमेंट फाइनल हुआ और ज़ंग लुओज़ी के मेथड से साइन भी हो गया। एग्रीमेंट के बाद एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो गया। म्याओ मिंगशेंग कहता है टाइम हो गया है चलो। सब उसके साथ मूव हुए। थोड़ी देर में स्काई में फ्लाई किया, फिर सी के अंदर डाइव कर गए। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है स्काई में रहना रिस्की है, सी में जा रहे हैं मतलब अंडर करंट्स यूज़ होगा, यानी वो जो वेव बहती है ना अंदर जाके वो वाली। सी के बॉटम पर एक जायंट पाइथन जैसा अंडरग्राउंड अंडर करंट दिखा। म्याओ मिंगशेंग उसके सामने रुक गया। म्याओ मिंगशेंग यहाँ पे ज़ंग लुओज़ी से कहता है, अंडर करंट में जाने से पहले सेफ्टी के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करो, सबको मार्क करो ताकि हम एक दूसरे की लोकेशन सेंस कर सकें। ये कंट्रोल का एक तरीका था, लेकिन टाइमिंग ऐसी थी कि कोई अपोज़ भी नहीं करेगा, यानी कोई मना नहीं करेगा। सबके लिए फिट बैठेगा। और पहले लोग इसलिए मना कर देते कि कौन ही चाहेगा कि उसकी लोकेशन हमेशा दूसरे को पता चलती रहे, वरना कोई आके उसे मार ना दे, या मान लो कोई लूट रहा हो तो आके वो ये ना बोले कि अरे मैं भी तेरे साथ आ गया, मुझे भी हिस्सा दे। इसलिए कोई चाहेगा नहीं कि उसकी लोकेशन एक्सपोज़ होती रहे। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई है, तो वो सब मानेंगे कि हाँ, चलो रख लो। तो ज़ेंग लुओज़ी थोड़ा-सा एक्टिंग करते हुए और हेजिटेट वाली एक्टिंग करते हुए कहता है, श्योर हो ऐसा ही करूँ? ये एक्टिंग कर रहे हैं असल में, लेकिन दिखा रहे हैं ऐसे कि मतलब असल में हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। यहाँ पे म्याओ मिंगशेंग और ज़ेंग लुओज़ी ये दोनों आपस में बहुत एक्टिंग करके दूसरों को पागल बना रहे हैं। तो ज़ेंग लुओज़ी कहता है, श्योर हो? तो सीरियस फेस दिखाते हुए भाई अपना कहता है म्याओ मिंगशेंग, अलायंस तो हो चुकी है ना, पैराडाइज़ अर्थ की इनहेरिटेंस एक्सप्लोर करनी है, ट्रस्ट ज़रूरी है। सबने हाँ में हाँ मिलाया। ज़ेंग लुओज़ी ने कहा रिलैक्स रहो, इस मूव में कोई एक तरीके से अटैक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेंगयुआन कहता है स्टार्ट करो, सबसे पहले उसने बोला। फिर फेंग जियांग ने भी बोला कि पहले मैं ही आ जाता हूँ, पहले मेरे से ही कर लो। यहाँ पे ज़ेंग लुओज़ी ने फेंग जियांग पे मूव यूज़ किया, फिर एक-एक करके सब पे यूज़ करा। कुछ ही देर में सब इमॉर्टल एक दूसरे की लोकेशन सेंस कर पा रहे थे। अब मियाओ मिंगशिंग ने कहा, अब ठीक है मेरे पीछे आओ, अंडरकरंट्स बहुत फास्ट हैं, एक कदम भी स्लो हो गए किसी से एक दूसरे से भी पीछे तो भाई पीछे रह जाओगे। फेंगयोन और बाकी लोग तेजी से फॉलो कर रहे थे। अंडरकरंट वाटर करंट्स कंस्टेंटली चेंज कर रही थी।
और वो चेंज होती रहती थी, उसी पाथ पे वो लोग भी चेंज हो रहे थे। कोई फिक्स पाथ नहीं था। इमॉर्टल मूव भी तेज और एनर्जी बचा रहे थे अपनी और फास्ट तरीके से मूव कर रहे थे। सबसे पीछे यहाँ पे फेंग युआन था। इमॉर्टल हुआ डाई उसके पास कंटिन्यूअसली बात कर रही थी। फेंग युआन सरफेस पे एंटरटेन कर रहा था दूसरों को और सीक्रेटली अपने इन्फॉर्मेशन दाव चेक कर रहा था कि क्या मेरे पे दाव लगे हैं, क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई हैं, सब चेक कर रहा था। यहाँ पे म्याओ मिंगशेंग कहता है, सब बाहर वाले हिस्से पर आ रहे हैं, मेरे पीछे आओ ना। कुछ ब्रेथ के बाद ही अंडरकरंट छोड़ दिया, सब फॉलो किए और कुछ कोई पीछे नहीं रहा था, सब लोग आराम से आगे बढ़ पा रहे थे और कोई भी पीछे नहीं था। यहाँ पे एक एक जगह पे आ गए जो कि एक नेमलेस सी एरिया था और डेज़ में अंडरकरंट्स यूज़ करते थे और अगर नहीं तो सी के नीचे ट्रैवल, लो प्रोफाइल, बीस्ट और रिसोर्स इग्नोर करते हैं। ज़्यादा एक तरीके से कोहेसिव हो गया था। म्याओ मिंगशेंग लीडर पोज़ीशन सॉलिडिफ़ाई कर रहा था, यानी वो सबको ऐसे ही दिखा रहा था कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चीज़ों को इग्नोर करो जैसा मैं कह रहा हूँ। मतलब फुल लीडर वाली वाइब चल रही थी इसकी। म्याओ मिंगशेंग ने कहा, हम नज़दीक हैं। फेंग युआन भी थोड़ा सस्पिशियस था, इन्वेस्टिगेटिव मूव से कुछ सेंस नहीं हुआ था उसको और ये बोल रहा है हम नज़दीक हैं, तो फेंग युआन सस्पिशियस हो गया। ब्लू ड्रैगन वेल सबको पता था लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। फेंग युआन रैंक 8 म्याओ मिंगशेंग की किल करके सोल सर्च कर सकता था लेकिन ये रिस्क ज़्यादा था। जैसे-जैसे नज़दीक आए, सी वाटर टर्बुलेंट हुआ, स्टॉर्म, डेसोलेट भी ज़्यादा थे। फाइट करना मतलब करना पड़ा तो मूव करते रहना और फाइट करना दिक्कत दे सकता है ना। सबकी स्ट्रेंथ तो शो हो ही रही थी। लोग भागते-भागते मतलब भागेंगे नहीं, ये तो वाटर है ना। तैरते-तैरते स्पीड में मारे जा रहे थे। एक हाथ मारा, ये कट गया। देख पावरफुल लोग हैं तो एक ही हाथ में सब कुछ मारे जा रहे थे। यहाँ पे फेंग जियांग और इमॉर्टल हुआडाई तो यहाँ पे सबसे वीक पोज़ीशन में थे और सबसे वीक वही लोग थे। प्रोटेक्शन चाहिए थी उनको। मियाओ मिंगशन वैनगार्ड था और सबसे आगे था। सबसे ज़्यादा प्रेशर में वही था क्योंकि सबसे आगे वो चल रहा था। पीछे टोंग हुआ, फिर ज़ेंगलोज़ी, फिर तू ताओ तू वीक था और फेंग युआन टाइनी सी हॉर्स बन के सबसे फ़ास्ट आगे बढ़ रहा था। डेसोलेट बीस्ट और इमोरियल वंस अपीयर होने लग गए थे धीरे-धीरे। जर्नी अब धीरे-धीरे टफ होती जा रही थी। मियाओ मिंगशेंग रैंक 7 था, सब उसके पीछे थे। सी छोड़ के स्काई में आए। टॉर्नेडोज़, लाइटनिंग, वेव ऑफ 1000 फीट ऊपर आ रही थी। बर्ड्स और ईगल फाइट कर रहे थे। थंडर फीनिक्स हंट हो रहे थे। मतलब खतरनाक हंट चल रहा था थंडर फीनिक्स का। हर जगह बीस्ट आ चुके थे। पहले पानी के अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई हुई और सेम ऊपर आ गए हवा में, तो हवा में भी बर्ड्स, टॉर्नेडो, वाइंड, बिजली-विजली, थंडर फिनिक्स सब मतलब बहुत कुछ था यहाँ पे, बीस्ट-वीस्ट सब कुछ था यहाँ पे। तो यहाँ पे म्याओ मिंगशेंग ने कहा, क्विकली फॉलो करो, दोबारा मेरे पीछे आओ। थंडर फिनिक्स, फेंग युआन और सबके ऊपर डाइव करा। माउंटेन साइज़ का ऑक्टोपस के जो टैक्टिकल्स या टेंटिकल्स सॉरी टेंटिकल्स जो थे वो ना समुद्र से निकले और सीधा उनको पकड़ने की कोशिश करने लग गए। नीचे से टेंटिकल्स आ रहे हैं, ऊपर से फिनिक्स अटैक कर रहे थे और इन लोगों को बचते हुए सीधा निकलना पड़ रहा था। यहाँ पे सब लोग किसका फ़ॉलो कर रहे थे? मियाओ मिंगशेंग को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मियाओ मिंगशेंग कहता है स्प्लिट हो जाओ और भागो स्पीड में और सामने की डायरेक्शन में भागना, ठीक है? सब सामने ही भागेंगे। वो इमोर्टल स्प्लिट हो गए। थंडर फिनिक्स फेंग युआन के ऊपर फ्लैश हुआ, बर्न कर दिया। इमोर्टल हुआडाई ड्रैग्ड हो गई। चू यिंग यहाँ पे मर गया। बाकी 7 इमोर्टल पैनिक में एस्केप कर गए। फेंग युआन ने यहाँ पे ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है, लेकिन हम जानते हैं फेंग युआन ऑफ कोर्स मरेगा थोड़ी ना। और शायद ये लोग ना पहुँच ही चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पे पैराडाइज़ अर्थ की मतलब वो लोकेशन वाली जगह है, इनहेरिटेंस वाली जगह है। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं क्या होगा।